नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका लर्न टू उत्तराखंड स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस यूट्यूब चैनल पर हम एक उत्तराखंड जिला दर्शन सीरीज चला रहे थे, जिसमें से हमने उत्तरकाशी ज़िले के बारे में पढ़ लिया है, उसका संपूर्ण अध्ययन कर लिया है। उम्मीद है कि उस उत्तरकाशी ज़िले से कोई भी आपका पॉइंट नहीं छूटा होगा। आज हम पढ़ेंगे चमोली ज़िले के बारे में, ठीक है। चमोली ज़िले का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। चमोली ज़िला पूछेगा चमोली ज़िले की स्थापना कब हुई, तो 24 फरवरी 1960 को स्थापना हुई। आपसे पूछता है चमोली ज़िला किससे काटकर अलग ज़िला बनाया गया, तो पौड़ी ज़िले से काटकर चमोली को अलग ज़िला बनाया गया। देखो यहाँ पर बाढ़ आई थी, अलकनंदा नदी है चमोली में, नदी कौन सी है, अलकनंदा नदी है। और यहाँ पर 20 जुलाई 1970 को इसमें बाढ़ आई थी, जिससे चमोली में अधिकांश भवन जो हो गए नष्ट हो गए, ठीक है। तो फिर इस कारण चमोली का जो मुख्यालय बनाया गया वो गोपेश्वर में बनाया गया। कहाँ बनाया गया, तो गोपेश्वर में बनाया गया, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। पूछेगा चमोली का प्राचीन नाम क्या है, तो लाल सांगा। अगर आपसे पूछेगा गोपेश्वर का प्राचीन नाम क्या है, तो दो उसके प्राचीन नाम है, पहला है गोथला और दूसरा है गोस्थल, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। विदिशा के नागवंशी राजा गणपति नाथ एक राजा थे, जिन्होंने यहाँ चमोली में एक मंदिर बनाया जिसका नाम है रुद्रमहालय मंदिर, ठीक है। बोलेगा कौन सी सदी में बनाया, तो 4वीं सदी में मंदिर बनाया था। किस शैली में बनाया था तो मध्य हिमाद्री शैली में बनाया था। अब इस मंदिर का नाम क्या है, अब इस मंदिर का नाम है गोपेश्वर मंदिर। क्या बोलते हैं इसको वर्तमान में, गोपेश्वर मंदिर बोलते हैं, ठीक है। इससे एक महत्वपूर्ण पॉइंट भी यही बनता है कि प्राचीन मंदिरों में उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, तो गोपेश्वर मंदिर है। अगला पॉइंट देखेंगे तो इस मंदिर के दीवारों पर 4 नागवंशी राजाओं के मुख उत्कीर्ण है, और वो 4 नागवंशी राजा कौन से हैं, तो देखेंगे पहला है निस्कंद नाग, दूसरा अंशु नाग, तीसरा विभु नाग और चौथा गणपति नाग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं। आपसे पूछेगा कि गोपेश्वर मंदिर में गुप्तकालीन मूर्ति कौन सी है, तो सूर्य मूर्ति है। पूछेगा उत्तर गुप्तकालीन मूर्ति कौन सी है, तो गंगा मूर्ति है। पूछेगा पूर्व मध्यकालीन मूर्ति कौन सी है, तो बुद्ध मूर्ति है। पूछेगा बुद्ध मूर्ति किस मुद्रा में है, तो धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा में है। अगला क्वेश्चन, 12वीं सदी की यहाँ 2 मूर्तियाँ हैं, कौन कौन सी, पहले देखेंगे तो वीणाधर नटराज मूर्ति, दूसरा 12 भुजी चंडिका मूर्ति, ठीक है। आगे देखेंगे गोपेश्वर एकमात्र ऐसा नगर है जहाँ ना अधिक गर्मी और ना ही अधिक सर्दी पड़ती है, ठीक है। आगे बढ़ते, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। बोलेगा चमोली में पंचबद्री हैं, चमोली में कितने पंचबद्री हैं। ये पंचबद्री किसको समर्पित है, पूछेगा तो भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित हैं। फिर आपसे पूछेगा कि ये पंचबद्री सभी के सभी किधर हैं, चमोली ज़िले में है। अब 5 बद्री है कौन से, नंबर 1 है बद्रीनाथ मंदिर जिसको हम विशाल बद्री भी कहते हैं, दूसरा आदि बद्री, तीसरा भविष्य बद्री, चौथा वृद्ध बद्री, पांचवा योग ध्यान बद्री। ये 5 बद्री किधर हैं, चमोली ज़िले में, ठीक है। अब एक एक करके इनके बारे में सारे जितने भी पॉइंट बनते हैं सब पढ़ेंगे, ठीक है। पहला है बद्रीनाथ मंदिर जिसको हम विशाल बद्री बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए तो बद्रीनाथ को महाभारत व पुराणों में मुक्ति प्रदा, योग सिद्धा, बद्रीवन, बद्री का आश्रम, विशाला, नरनाश्रम कहा जाता है, ठीक है। और सतयुग में जो बद्रीनाथ क्षेत्र है इसको क्या कहा गया, तो मुक्ति प्रदा कहा गया, ठीक है। बद्रीवन इसको क्यों बोला गया, तो इस बद्रीनाथ क्षेत्र में एक बेल होती है जिसको हम बदरिया बोलते हैं, बदरिया बोलते हैं। और इसी का एक और नाम है बेर फल भी बोलते हैं। इसकी अधिकता के कारण इसको हम बद्रीवन कहा गया है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। और आपसे फिर पूछेगा कि बद्रीनाथ देश की 4 धामों में से एक है, तो देखो ध्यान से समझना इसको। अगर हम देश की बात करेंगे, देश में भी 4 धाम हैं और उत्तराखंड में 4 धाम है, ठीक है। तो देश की बात करते हैं, देश में जैसे 4 धाम है, देखो चारों दिशा में बनाएंगे, इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो 4 दिशाओं में देश के 4 धाम बनाएंगे हैं। जो पूर्व में है, देखो पूर्व में कौन सा धाम है, तो उसको बोलते हैं जगन्नाथपुरी। बोलेगा कौन से राज्य में है, तो ये उड़ीसा में है।
पश्चिम में बोलेगा तो कौन है, द्वारिका, जो कि कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। उत्तर में आपको पता ही है कौन सा है, बद्रीनाथ है, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। और जो दक्षिण में है उसका नाम है रामेश्वर, रामेश्वर धाम, जो कि कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड के 4 धाम अलग हैं, देश के 4 धाम कौन कौन से हैं मैंने बता दिया। देश में 4 धाम कौन कौन से, पूर्व में पूछेगा तो जगन्नाथपुरी, जो कि उड़ीसा में है। पश्चिम में पूछेगा तो द्वारिका, जो कि गुजरात राज्य में है। उत्तर में कौन सा, बद्रीनाथ धाम, जो कि उत्तराखंड में है। और दक्षिण में कौन सा, रामेश्वर, जो कि तमिलनाडु में है। अगर आपसे उत्तराखंड के पूछेगा तो उत्तराखंड का कौन से है, पहला हो गया गंगोत्री, गंगोत्री, दूसरा हो गया यमुनोत्री, यमुनोत्री, तीसरा हो गया बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, और चौथा कौन सा हो गया, केदारनाथ, केदारनाथ। ये 4 धाम हैं जो उत्तराखंड के हैं। उत्तराखंड के अलग 4 हैं और भारत के अलग 4 हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया हो गया धाम के बारे में। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अगर आपसे बोलेगा बद्रीनाथ मंदिर कितनी ऊंचाई पर स्थित है, तो 31-33 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पूछता है कई बार बनता है, तो कितने मीटर की ऊंचाई पर स्थित है बद्रीनाथ मंदिर, तो 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, अगला देखेंगे। क्वेश्चन बनता है कि बद्रीनाथ मंदिर कौन कौन से पर्वतों के मध्य स्थित है, तो 2 पर्वतों के मध्य स्थित है। नंबर 1 कौन सा है, नारायण, नर, और दूसरा नारायण। नर को क्या बोलते हैं, अर्जुन, और नारायण को क्या बोलते हैं, विष्णु। ठीक है, आगे देखें। पूछेगा बद्रीनाथ मंदिर कौन से नदी के तट पर है, तो अलकनंदा नदी के तट पर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे आपसे पूछता है कि ये बताइए, जो बद्रीनाथ मंदिर है उसके लिए भूमि दान किस व्यक्ति ने दी थी, तो उसका नाम क्या है, परमदेव। ठीक है, एक बार पेपर में क्वेश्चन बना था तो यही क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन उसके ऑप्शन में परमदेव नहीं था। तो विभाग जो UKSSC है, इन्होंने सही आंसर मारा है ललित सुरदेव को। ललित सुरदेव क्या माना है, ललित सुरदेव। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में परमदेव नहीं है तो हम ललित सुरदेव पर जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अगर पूछेगा बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमि दान किसने दी, तो परमदेव नामक व्यक्ति ने दी थी। अगर बोलेगा मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो ललित सुरदेव ने। बद्रीनाथ मंदिर का पूर्ण भव्य बनाने का श्रेय किसको जाता है, तो कत्यूरी शासक को जाता है। किसको जाता है, कत्यूरी शासकों को जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलेगा बद्रीनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने कराया, तो अजय पाल ने कराया, जो कि गढ़वाल शासक थे और परमार वंश के राजा थे अजय पाल, उन्होंने करवाया पुनर्निर्माण। अगर आपसे पूछा थे अजय पाल के बाद किसने कराया, तो उसका नाम है दौलत राव सिंधिया, जो ग्वालियर के राजा थे दौलत राव सिंधिया, उन्होंने इसका जीर्णोद्धार कराया था। ठीक है, पूछता है कि बद्रीनाथ मंदिर के रक्षक देवता कौन हैं, तो क्षेत्रपाल हैं। बद्रीनाथ मंदिर कितने भागों में बटा है, तो 3 भागों में, सिंह द्वार, मंडल द्वार, गर्भगृह। ठीक है, कई किताबों में वैसे इसके बारे में दे रखा है कि ये 5 भागों में बटा है, लेकिन अधिकतर किताबों में ये दे रखा है कि ये 3 भागों में बटा है। तो हम सिर्फ जिस परीक्षावाणी पहले देखो प्रिपेयर करनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन परीक्षावाणी से ही बनते हैं, तो वहाँ भी 3 भाग दे रखे हैं। तो इन 3 भागों के बारे में देखेंगे। पहला भाग कौन सा है, सिंह द्वार, दूसरा मंडल, और तीसरा गर्भगृह। क्वेश्चन ये बनता है कि मंदिर जो बद्रीनाथ मंदिर है उसमें सबसे पुराना भाग कौन सा है, तो गर्भगृह है। ठीक है, गर्भगृह में जो विष्णु जी की मूर्ति है वो किससे बनी है, तो शालिग्राम की बनी है। जो ये मुख्य प्रतिमा है, मुख्य प्रतिमा किस मुद्रा में है, तो चिंतन मुद्रा में है। तो ये कौन, चिंतन मुद्रा में है, और ये मूर्ति कैसी है, अखंडित है, मतलब टूटी हुई है। ठीक है, तो ये मंदिर इसमें जो मूर्ति है, ये मूर्ति किसने निकाली थी और कहाँ से निकाली थी और किसने स्थापित की, तो पूछता है। तो शंकराचार्य ने यह मूर्ति नारद कुंड से उठाई थी और यहाँ पर स्थापित की। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार पेपर में बन चुका है कि उस कुंड से निकाली गई है, तो उस कुंड का नाम क्या है, नारद कुंड से निकाली। किसने निकाली है, तो आदि गुरु शंकराचार्य ने निकाली है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो मुख्य मूर्ति है उसके पार्श्व भाग में किसकी मूर्ति है, प्रतिमा है, तो नर नारायण की है। दाएं भाग में कौन सी है, कुबेर की है। बाएं भाग में कौन सी है, नारद की है। ठीक है, याद रखना है, पार्श्व भाग में नारायण हो गया, दाहिने भाग में कुबेर हो गए, और बाहिने भाग में नारद हो गए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन ये बनता है कि बद्रीनाथ मंदिर में पूजा के लिए केरल से क्या कहा जाता है, तो नारियल व सुपारी। जो बद्रीनाथ में जब मंदिर में पूजा होती है तो वहाँ पर जो नारियल व सुपारी आती है वो किस राज्य से आती है, तो केरल से। अगर चंदन पूछेगा तो किससे आती है, कर्नाटक से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, आगे आपसे पूछता है कि बद्रीनाथ भगवान को
किसका भोग चढ़ाया जाता है? तो भात का भोग। भात बोले तो चावल, सबको पता होगा भात का मतलब होता है चावल। ठीक है, आगे देखते हैं। बद्रीनाथ मंदिर किस शैली की तरह विकसित है? तो मुगल शैली की तरह विकसित है। जो मंदिर का द्वार है उसका आकार कैसा है? धनुषाकार, धनुषाकार आकार है, इसलिए इस मंदिर की शैली कौन सी? शंकुधर शैली। ठीक है, देखो जब क्वेश्चन अगर आ गया क्वेश्चन कि बद्रीनाथ मंदिर कौन सी शैली में बना है, अगर ऑप्शन में पहले तो देखो ऑप्शन देगा शंकुधर शैली, शंकुधर शैली टिक करना है। अगर मान लो शंकुधर शैली नहीं है, अगर उसमें मुगल शैली है, तो हम मुगल शैली पे भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। ये तो पॉइंट मैं बता चुका हूँ पहले भी आपको कि बद्रीनाथ को बद्री वन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ बेरफल व बद्रियों का कालीन सा बिछा है, इसलिए इसको बद्री वन कहते हैं। ये पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ। चलो ठीक है, अगर अगला क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है, पूछता है, कई बार पूछ भी चुका है पेपर में कि बद्रीनाथ मंदिर के पुजारी कौन होते हैं? तो रावल होते हैं। कौन होते हैं? रावल होते हैं। देखो रावल कोई जाति नहीं है, रावल एक पद है। क्या है? पद है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। रावल किसके वंशज होते हैं? शंकराचार्य के वंशज। कौन है? शंकराचार्य के वंशज है रावल। देखो रावल केरल में नंबूदरी संप्रदाय के ब्राह्मण थे। क्या थे? नंबूदरी संप्रदाय के ब्राह्मण थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। एक इतिहास क्या है जिसका नाम है शिव प्रसाद डबराल, आप जानते होंगे नाम इनका, शिव प्रसाद डबराल। ठीक है, इनके अनुसार 1443 से लेकर 1776 ईस्वी तक मंदिर के पुजारी कौन होते थे? तो दंडी। 1443 से लेकर 1776 तक बद्रीनाथ मंदिर के पुजारी कौन होते थे? तो उनका नाम है दंडी। अब दंडी कौन थे तो देखेंगे। दंडी कौन थे? शंकराचार्य के अनुयायी थे। और जो आप रावल देखते हैं, रावल कौन है? रावल वंशज है। और दंडी कौन थे? अनुयायी थे, परंतु ये ब्राह्मण नहीं थे। ठीक है, पहले अगर आपसे पूछेगा 1443 से 1776 तक बद्रीनाथ मंदिर की पूजा कौन करते थे? दंडी। दंडी कौन थे? तो शंकराचार्य के अनुयायी थे। क्या ये ब्राह्मण थे? नहीं थे। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। 1776 ईस्वी में गढ़वाल नरेश ने रावल पद नंबूदरी संप्रदाय को दिया। कब दिया रावलों के पास ये पद? कब आया? तो 1776 ईस्वी में आया। ठीक है, फिर इसके बाद आगे देखते हैं। आगे आपसे पूछता है कि बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने की तिथि कब निश्चित की जाती है? तो बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने की तिथि बसंत पंचमी के दिन निश्चित की जाती है। कब की जाती है? बसंत पंचमी के दिन निश्चित की जाती है। निश्चित का मतलब है कि ये तय किया जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर के कपाट कब खोलने हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखें, आगे बढ़ें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलते कब हैं? नॉर्मल अगर सामान्यतः पूछेगा किस मंथ में खुलते हैं, तो अप्रैल से मई के मध्य कभी भी खुल सकते हैं, वो डिसाइड करते हैं। उसके बाद बंद बोलेगा तो लगभग नवंबर माह में बंद हो जाते हैं। देखो अगर आपसे पूछेगा कि बद्रीनाथ मंदिर की शीतकालीन प्रवास मतलब जब ठंड पड़ती है तो तब पूजा कहाँ की जाती है? तो एक मंदिर है जोशीमठ में, इसका नाम है जोशी नरसिंह मंदिर। कई बार ये क्वेश्चन बन चुका है पेपर में। मंदिर का नाम क्या है? नरसिंह मंदिर, जो कि जोशीमठ में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि बद्रीनाथ मंदिर में कढ़ाई उत्सव मनाया जाता है। ये भी एक बार बन चुका क्वेश्चन कि कढ़ाई उत्सव किस मंदिर में मनाया जाता है? तो बद्रीनाथ मंदिर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बद्रीनाथ मंदिर में सर्वाधिक तीर्थयात्री आते हैं। उत्तराखंड में सर्वाधिक तीर्थयात्री किस मंदिर में आते हैं? तो बद्रीनाथ मंदिर में आते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक जगह का नाम है, इस जगह का नाम है ब्रह्मकापाली, और यह कहाँ है? बद्रीनाथ के पास है। कहाँ है? बद्रीनाथ के पास है। ठीक है, कहाँ है? बद्रीनाथ के पास है। ठीक है, क्या है इससे संबंधित? देखो यहाँ हिंदू धर्म के लोग पितरों को पिंड अर्पित करते हैं, पितरों को पिंड अर्पित करती हैं। क्या है इस जगह का नाम है? ब्रह्मकापाली। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बद्रीनाथ मंदिर के पास प्रसिद्ध 5 कुंड है। देखो क्या क्या है? कुंड, प्रसिद्ध कुंड हैं, कुंड भी हैं, कितने हैं? 5 कुंड हैं। और शिलाएँ भी कितनी हैं? 5 हैं। शिलाएँ भी कितनी हैं? 5 हैं। और पूछेगा कि धारा कितनी हैं? तो धाराएं भी कितनी हैं? 5 हैं। तो सभी के बारे में हम पढ़ेंगे और देखेंगे। चलो ठीक है, पहले पढ़ते हैं प्रसिद्ध कुंड के बारे में। पहला कौन सा है? तप्त कुंड, दूसरा नारद कुंड, तीसरा मानुषी कुंड, चौथा त्रिकोण कुंड और 5वां सत्यपुत्र कुंड। तो ये 5 क्या हो गए हैं?
कुंड हो गए। चलिए अब आगे पढ़ते हैं इनके बारे में, शिलाओं के बारे में। पंच शिलाएँ कौन कौन सी हैं? पहली है नरसिंह शिला, दूसरी नारद शिला, तीसरा गरुड़ शिला, चौथा मार्कंडेय शिला और पांचवा बाराह शिला। ये 5 शिलाएँ होंगी, बद्रीनाथ मंदिर के पास है। अब पढ़ते हैं धाराएँ। पंच धाराएँ कौन कौन सी हैं, ठीक है, देखेंगे इसके बारे में। पहली धारा है कूर्मु धारा, भृगु धारा, ठीक है, इसको सही कर लेना, भृगु धारा। क्या है? भृगु धारा। तीसरा कौन सा है? इंदु धारा, चौथा उर्वशी धारा और पांचवा प्रहलाद धारा। ठीक है, ये 5 धाराएं भी देख ली, 5 कुंड भी देख ली और 5 शिलाएं भी देख ली। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कुछ गुफाएं हैं इंपॉर्टेंट, आपको पता होनी चाहिए। बद्रीनाथ के पास 3 गुफाएं हैं मुख्यतः हैं। उन 3 गुफाएं कौन सी? देखो, स्कंद गुफा, गरुड़ गुफा और राम गुफा। और माणा के पास भी कितनी प्रमुख गुफाएं? 3 गुफाएं हैं, मुचकुंद गुफा, व्यास गुफा और गणेश गुफा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमारा जो पहला पंच बद्री में पहला बद्री था बद्रीनाथ, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब आता है दूसरा आदि बद्री। आदि बद्री के बाद में देखते हैं, यहाँ पर 16 छोटे मंदिर है। कितने? 16 छोटे मंदिर हैं, जिनमें से समतल छत वाले कितने? 7। और वो 7 क्या हैं? अत्यधिक प्राचीन है। क्या है? अत्यधिक प्राचीन है। ठीक है, आगे देखेंगे इन मंदिरों का निर्माण किसके समय हुआ है? तो गुप्त काल के समय हुआ है। इस मंदिर के पुजारी आदि बद्री मंदिर के पुजारी कौन होते हैं? तो थापली गांव के थपलियाल ब्राह्मण। थापली गांव के थपलियाल ब्राह्मण। अगला पॉइंट, आदि बद्री मंदिर में मुख्य प्रतिमा विष्णु की 1 मीटर ऊंची है, जो कि काले पत्थर की। किसकी है? काले पत्थर की है। ठीक है, आगे देखेंगे, ये है आदि बद्री के बारे में। अब अगला देखते हैं भविष्य बद्री के बारे में। भविष्य बद्री से एक ही इम्पोर्टेंट बात है कि भविष्य बद्री मंदिर में भगवान विष्णु के आधे आकृति की पूजा की जाती है। इसकी आधे आकृति की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग चरम सीमा पर होगा, जब घोर कलयुग आ जाएगा, तब ये आकृति अपने आप ही पूरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अपने आप ही पूरी हो जाएगी। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है चौथा वृद्ध बद्री। चौथा वृद्ध बद्री के बारे में देखते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछेगा वृद्ध बद्री मंदिर में आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा बद्रीनाथ की मतलब विष्णु जी की बद्रीनाथ की प्रतिमा सर्वप्रथम स्थापित की गई थी। इस समय भारत में किसका शासन था? तो गुप्त वंश का शासन था। ठीक है, और यह जब पहले स्थापित की गई थी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पहली बद्री व वृद्ध बद्री कहलाता है। ठीक है, उसके बाद 5वां जो बद्री है योगध्यान बद्री है। इससे एक ही बात इंपॉर्टेंट है कि जब शीतकाल में कपाट बंद हो जाते हैं बद्रीनाथ के, तो चतुर्मुखी मूर्ति कहाँ लाई जाती है? यहीं पर लाई जाती है। चतुर्मुखी मूर्ति कहाँ लाई जाती है? यहीं पर लाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया पंच बद्री के बारे में, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, अब पढ़ते हैं पंच केदार के बारे में। इससे पहले हमने पंचबद्री के बारे में पढ़ लिया है। अगर आपसे पूछेगा कि पंचबद्री किस भगवान को समर्पित है, तो विष्णु भगवान को समर्पित है। किसको? विष्णु भगवान को समर्पित है। अगर आपसे पूछेगा कि पंच केदार जो हम ये पढ़ रहे हैं, ये किसको समर्पित है, तो ये भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, पंचबद्री पढ़े थे, पाँचों के पाँचों बद्री कहाँ थे? पाँचों के पाँचों बद्री चमोली में थे। लेकिन पंच केदार में से जो 3 बद्री हैं वो कहाँ हैं? केदारनाथ में। कौन से 3 बद्री? केदारनाथ, मदमेश्वरनाथ, तुंगनाथ। ये तीनों रुद्रप्रयाग में हैं, और रुद्रनाथ चमोली में है, और कल्पेशनाथ भी चमोली। ठीक है, अब देखते हैं कि केदारनाथ मंदिर कहाँ है। आपको पता ही है कि रुद्रप्रयाग में है। इसे हम प्रथम केदार कहते हैं। यहाँ पर भगवान शिव के पीठ या पिछले भाग की पूजा की जाती है। दूसरा केदार कौन सा है? मदमेश्वरनाथ है, वो भी रुद्रप्रयाग में है, और इसे हम द्वितीय केदार कहते हैं। और यहाँ भगवान शिव के नाभि की पूजा की जाती है। नाभि की पूजा की जाती है। तृतीय केदार किसे कहते हैं? तुंगनाथ है, वो भी कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है, और यहाँ पर भगवान शिव के भुजा की पूजा की जाती है। ठीक है, अगला चतुर्थ केदार कौन सा है? तो रुद्रनाथ है। रुद्रनाथ कहाँ पड़ता है? चमोली में है। यहाँ भगवान शिव के रौद्र मुख की पूजा होती है। रौद्र मुख की पूजा होती है, और इसे हम चतुर्थ केदार कहते हैं। 5वां केदार कौन सा है? कल्पेश्वरनाथ। यह भी कहाँ है? चमोली में है। यहाँ भगवान शिव के केश या की जटा यानी कि बाल की पूजा की जाती है। ठीक है, इसे हम पंचम केदार कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। ये 5 केदार हैं। 5 केदार में से जो 4 केदार हैं, केदारनाथ, मदमेश्वर और तुंगनाथ,
केदारनाथ, मद्मेश्वर, तुंगनाथ और रुद्रनाथ। इन चारों मंदिरों की देख रेख कौन सी समिति करती है? तो केदारनाथ मंदिर समिति। कौन करती है? केदारनाथ मंदिर समिति। और जो कल्पेश्वर नाथ है उस मंदिर की व्यवस्था या देख रेख कौन करता है? बद्रीनाथ मंदिर समिति। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं। अब इन 5 केदारों में से जितने भी केदार हैं, ये 5 केदार हैं, इनमें एक एक करके हम इनके बारे में पूरा अध्ययन करेंगे। चलो पहला केदार देखते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है केदारनाथ। ठीक है, केदारनाथ जो है इसको महाभारत के वन पर्व में भृंगतुंग कहा गया। क्या कहा गया? भृंगतुंग कहा गया। शिव के कितने ज्योतिर्लिंग हैं? तो 12 ज्योतिर्लिंग हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक जो ज्योतिर्लिंग है वो कौन सा? केदारनाथ वाला है। केदार मंदिर का जीर्णोद्धार किसने किया? आदि गुरु शंकराचार्य ने किया। ठीक है, देखो केदारनाथ मंदिर की अगर स्थापना की बात आएगी तो कहीं भी किसी किताब में स्पष्ट रूप से नहीं दिखाया गया कि स्थापना किसने की। हालांकि परीक्षावाणी में ये दे रखा है कि इसकी स्थापना शंकराचार्य ने की, लेकिन वो सही नहीं है। शंकराचार्य ने सिर्फ इसका जीर्णोद्धार किया है। ठीक है, कहावतें हैं, अलग अलग कहावतें हैं कि केदारनाथ की स्थापना किसने की। उन कहावतों में से एक कहावत ये भी है कि जब पांडवों और कौरवों का युद्ध हुआ था तो पांडवों ने पश्चाताप करने के लिए, मतलब भी अपने भाइयों को ही उन्होंने हत्या की इस युद्ध में, तो इस पश्चाताप की मुक्ति के लिए उन्होंने एक मंदिर बनाया जिसको केदारनाथ मंदिर बोलते हैं। लेकिन ये सिर्फ मान्यता है, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पुनः जीर्णोद्धार बोलेगा केदारनाथ मंदिर का किसने किया? तो रानी अहिल्याबाई होलकर ने किया। कब किया? तो 18वीं शताब्दी में किया। कब किया? 18वीं शताब्दी में किया। केदारनाथ मंदिर के द्वाररक्षक कौन हैं? तो भैरव देवता। कौन है? भैरव देवता। बोलेगा केदारनाथ मंदिर किस नदी के तट पर है? तो मंदाकिनी नदी के तट पर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। केदारनाथ मंदिर कितनी ऊंचाई पर बसा है? तो 3584 मीटर। 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि केदारनाथ मंदिर किन किन पर्वतों के मध्य स्थित है, तो 3 पर्वत हैं जिनके मध्य स्थित है। पहला पर्वत है खर्चाखंड, दूसरा भरतखंड, तीसरा केदारनाथ शिखर। इन 3 शिखरों के मध्य स्थित है केदारनाथ। ठीक है, केदारनाथ मंदिर किस शैली में बना है? तो कत्यूरी शैली में बना है। चलिए देखते हैं आगे। केदारनाथ मंदिर के निर्माण में भूरे रंग के पत्थरों का प्रयोग हुआ है। मंदिर के गर्भ में त्रिकोण आकृति की ग्रेनाइट शिला है, भक्तगण जिसकी पूजा करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मंदिर में शिव की 5 मुख वाली आकृति है तथा ये जो केदारनाथ मंदिर है वो 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर बना है। अगला पॉइंट, इस मंदिर के प्रांगण में नंदी बेल वाहन के रूप में विराजमान है। तो पूछेगा केदारनाथ मंदिर में वाहन के रूप में कौन विराजमान है? तो नंदी बेल। अगला क्वेश्चन, केदारनाथ मंदिर के पुजारियों को रावल कहा जाता है। ठीक है, देखो रावल जो है एक पद है, ठीक है, कोई जाति नहीं है। तो ध्यान रखना कि केदारनाथ मंदिर के पुजारी को क्या कहा जाता है? रावल कहा जाता है। जो मैसूर के जंगम ब्राह्मण, मैसूर कहाँ पड़ता है? कर्नाटका में। तो मैसूर के जंगम ब्राह्मण होते हैं और इनका निवास स्थान कहाँ है? ऊखीमठ। ऊखीमठ कहाँ पड़ता है? रुद्रप्रयाग पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने की तिथि कब निश्चित की जाती है या कब घोषित की जाती है? तो महाशिवरात्रि के दिन। तो केदारनाथ मंदिर के कपाट खोलने की तिथि महाशिवरात्रि के दिन निश्चित की जाती हैं। और केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद कब होते हैं? तो भैया दूज, या अगर आप मंथ बोलेंगे तो अक्टूबर से नवंबर के मध्य, अक्टूबर से नवंबर के मध्य या भैया दूज पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। केदारनाथ भगवान की पूजा किससे की जाती है? तो ब्रह्म कमल से की जाती है। यहाँ से ये ब्रह्म कमल से पूजा करने के बाद ब्रह्म कमल को यहाँ पर प्रसाद के रूप में दिया जाता है। ठीक है, केदारनाथ मंदिर समिति का गठन कब किया गया? तो 1948 में किया गया। कहाँ किया गया? तो ऊखीमठ में किया। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में बद्रीनाथ व केदारनाथ मंदिर अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1939। अगर अधिनियम पूछेगा तो 1939। अगर केदारनाथ मंदिर समिति गठन कब किया गया तो पूछेगा तो 1948। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केदारनाथ मंदिर में अन्नकूट या भतोज उत्सव मनाया जाता है। तो फेमस है, कई बार पेपर में बन चुका है, तो आपको ध्यान रखना है। अन्नकूट या भतोज उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो केदारनाथ मंदिर में मनाया जाता है।
इसी प्रकार हमने देखा था कि बद्रीनाथ मंदिर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है, तो वहाँ पर कढ़ाई उत्सव, कौन सा है, कढ़ाई उत्सव मनाया जाता है बद्रीनाथ मंदिर में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। केदारनाथ का शीतकालीन प्रवास कौन सा है, तो ऊखी मठ में एक मंदिर है जिस मंदिर का नाम है ओमकारेश्वर शिव मंदिर, ओमकारेश्वर शिव मंदिर। ठीक है, अगला एक इतिहासकार हैं जो कि जिनका नाम है राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार केदारनाथ मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ, तो 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य, 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य। ठीक है, कौन है इतिहासकार, राहुल सांकृत्यायन। आगे देखते हैं, जो केदारनाथ मंदिर है उस मंदिर के पृष्ठभाग, पृष्ठ का मतलब पीछे, पीछे में एक कुंड है, उसका नाम है अमृत कुंड। पूर्व साइड में दो कुंड है, रेतस कुंड और हंस कुंड, रेतस कुंड और हंस कुंड। ठीक है, अगर सामने बोलेगा तो सामने कौन सा है, उदक कुंड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में बन सकता है, तो ध्यान से। केदारनाथ मंदिर के पृष्ठ भाग में अमृत कुंड, पूर्व भाग में रेतस कुंड और हंस कुंड है, और मंदिर के सामने उदक कुंड है। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। अगला कुंड है, उसका नाम है रुधिर कुंड। रुधिर मतलब होता है खून, रक्त। ठीक है, इस जो यह कुंड है ये कहाँ, केदारनाथ में है, और इसका जो पानी है वो लाल रंग का, इसीलिए इसको रक्त कुंड कहा गया है। ठीक है, अगला शिव कुंड बोलेगा तो कहाँ है, केदारनाथ में है। आदि गुरु शंकराचार्य की तपस्थली कहाँ है, तो केदारनाथ मंदिर है। आदि गुरु शंकराचार्य ने, मैंने पहले भी बताया कि इन्होंने कई जगह तपस्या की, तो अलग अलग इनकी तपस्थली बहुत जगह है, जैसे कि जोशीमठ में भी है और केदारनाथ मंदिर में भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केदारनाथ मंदिर के बाईं तरफ कौन सा पर्वत स्थित है, तो पुरंदर पर्वत। कौन सा पर्वत, तो पुरंदर पर्वत स्थित है। अगला क्वेश्चन, केदारनाथ मंदिर में भगवान शिव के पिछले भाग की या पीठ की पूजा की जाती है, ये हमने पहले भी देख लिया। ठीक है, एक क्वेश्चन है इनसे, देखो मई 2023 में केदारनाथ मंदिर परिसर के निकट एक जगह है, इसका नाम है गोल प्लाजा। गोल प्लाजा में 60 कुंटल वजनी कांसे का भव्य ओम, 60 कुंटल वजनी कांसे का भव्य ओम की आकृति स्थापित करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, देख लेना, इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी केदारनाथ मंदिर के बारे में। चलिए अगला देखते हैं, मधमेश्वरनाथ। ठीक है, ठीक है, दूसरा केदार कौन सा है, मधमेश्वरनाथ। यहाँ भगवान शिव के किस भाग की पूजा होती है, तो नाभि की पूजा होती है। इसे हम क्या कहते हैं, द्वितीय केदार कहते हैं। जो मधमेश्वरनाथ है वो किस पर्वत पर स्थित है, तो उस पर्वत का नाम है चौखंबा शिखर। मधमेश्वरनाथ मंदिर चौखंबा पर्वत शिखर पर स्थित है। कितनी ऊंचाई पर स्थित है, तो 3298 मीटर, 3298 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, यह मंदिर किस शैली में, मधमेश्वरनाथ, तो मधमेश्वरनाथ पांडव शैली में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला मंदिर है तुंगनाथ मंदिर। तुंगनाथ मंदिर में भगवान शिव के किस भाग की पूजा होती है, तो भुजाओं की पूजा होती है। किस भाग की पूजा होती है, तो भुजाओं की पूजा होती है। यह मंदिर किस पर्वत पर है, तो चंद्रशिला पर्वत, चंद्रशिला पर्वत पर स्थित है। कितने मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, 3680 मीटर, 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर के गुंबज के संपूर्ण विस्तार में कितने द्वार हैं, तो 16 द्वार हैं। इसे क्या कहते हैं, हम तृतीय केदार कहते हैं। ठीक है, तुंगनाथ के बारे में हमने देख लिया, थोड़ा इससे और क्वेश्चन भी बनते हैं, इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं तुंगनाथ के बारे में। तो तुंगनाथ मंदिर में आदि गुरु शंकराचार्य की एक 2.5 फुट मतलब 2.5 फीट की लंबी मूर्ति है। शीतकाल में तुंगनाथ मंदिर का स्थान कौन सा है, तो मक्को मठ। इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है। तो शीतकाल में तुंगनाथ मंदिर का स्थान कौन सा है, मक्को मठ। इस तुंगनाथ मंदिर के पास एक शिला है जिसका नाम है रावण शिला। तो रावण शिला किस मंदिर के पास है, तो तुंगनाथ मंदिर के पास स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित देव मंदिर। इंपॉर्टेंट है टॉपिक, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित देव मंदिर कौन सा है, तो तुंगनाथ। कौन सा है, तुंगनाथ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा मार्च 2023 में तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया। राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया। ठीक है, अगला चतुर्थ केदार देखते हैं, तुंगनाथ। तुंगनाथ मंदिर में भगवान शिव के रुद्रमुख की पूजा की जाती है। ये कितनी ऊंचाई पर स्थित है, तो 2286 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पर ऐसी मान्यता है
कि शरीर त्यागने के पश्चात लोगों की आत्मा यहीं पर स्थित वैतरणी कुंड पार करके आगे बढ़ती है। इसे जो रुद्रनाथ है, रुद्रनाथ को हम चतुर्थ केदार भी कहते हैं। देखो इससे एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पॉइंट बनता है वो कई बार पेपर में बन भी चुका है, वो कौन सा है ये वाला। देखो रुद्रनाथ मंदिर को किस रूप में जाना जाता है, तो पितृ तीर्थ के रूप में, ठीक है। तो पंच केदारों में ऐसा कौन सा केदार है जिसे पितृ तीर्थ के रूप में जाना जाता है, तो कौन सा है वो, तो रुद्रनाथ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। शीतकाल में रुद्रनाथ की पूजा कहाँ पर की जाती है, तो गोपेश्वर मंदिर। कहाँ पर, गोपेश्वर मंदिर कहाँ है, तो पूछेगा तो जोशीमठ। कहाँ है, जोशीमठ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जो रुद्रनाथ मंदिर है यह ब्रह्म कमल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो केदार है पंचम केदार, इसको बोलते हैं कल्पेश्वर नाथ। क्या है, कल्पेश्वर नाथ, ठीक है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। यहाँ शिव की जटा यानी कि केश, उसको हम जटा मूलेश्वर भी कहते हैं, की पूजा की जाती है। इसे हम पंचम केदार कहते हैं। कहा जाता है कि इस स्थान पर अप्सरा उर्वशी व दुर्वासा ऋषि ने कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या की थी, ठीक है। अगला पॉइंट, कल्पेश्वर नाथ मंदिर वर्ष भर खुला रहता है। कल्पेश्वर नाथ मंदिर वर्ष भर खुला रहता है, ठीक है। तो इसलिए इसके कपाट बंद नहीं होते। आपको ध्यान रखना कि पंच केदारों में से एकमात्र ऐसा केदार है जिसके कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं। कारण क्या है कि ये नीचे है तो यहाँ इतनी ठंड पड़ती नहीं है, बर्फ़ गिरती नहीं है, तो बंद करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसके कपाट बंद नहीं होते। तो ये शीतकाल में इसके कपाट बंद नहीं होते, तो वर्ष भर खुला रहता है। तो क्वेश्चन बन चुका है एक बार इससे, तो आपको ध्यान भी रखना है कि पंच केदारों में से ऐसा कौन सा केदार है जिसके कपाट कभी बंद नहीं होते, चाहे ठंड हो चाहे कुछ भी हो। तो उस केदार का नाम है कल्पेश्वरनाथ, जो कि कहाँ है, चमोली में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है पंचप्रयाग। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था पंचबद्री के बारे में देखा कि पांचों के पांचों कहाँ हैं, चमोली में हैं। फिर उसके बाद हमने देखा पंच केदार में देखा कि 3 केदार जो हैं वो रुद्रप्रयाग में हैं और 2 चमोली में। अब आते हैं पंचप्रयाग में देखेंगे कि पंचप्रयाग में से इसमें भी 3 प्रयाग जो है वो कहाँ हैं, चमोली में हैं, और एक रुद्रप्रयाग में है और टिहरी में, ठीक है। एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो पहला है विष्णुप्रयाग। अगर आपसे पूछेगा विष्णुप्रयाग कौन सी नदी के संगम पर स्थित है, तो अलकनंदा प्लस पश्चिमी धौलीगंगा नदी के संगम पर स्थित है। तो विष्णुप्रयाग है कहाँ, चमोली में। कहाँ पर है, तो चमोली में है। तो विष्णुप्रयाग किस किस नदी के संगम पर है, अलकनंदा व पश्चिमी धौलीगंगा, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना कि अलकनंदा के बारे में, जब अलकनंदा कहाँ से निकलती है, तो सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ पर, सतोपंथ ग्लेशियर में एक ताल है जिसका नाम है सतोपंथ ग्लेशियर, ठीक है। सतोपंथ ग्लेशियर से निकल के, यहाँ सतोपंथ ग्लेशियर से निकल के जब वो पहुँचती है विष्णुप्रयाग, तो यहाँ तक अलकनंदा को विष्णु गंगा भी बोला जाता है। क्या कहा जाता है, विष्णु गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। इससे क्वेश्चन बन चुका है एक बार, तो ध्यान रखना कि अगर आपसे बोले कि ऑप्शन देगी विष्णु गंगा किस किस नदी के संगम पर, अगर अलकनंदा की जगह पर विष्णु गंगा भी लिखा है तो वो भी बात सही है। विष्णु गंगा प्लस पश्चिमी धौलीगंगा नदी के संगम पर स्थित है, ठीक है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर ब्रैकेट में आप लिख लेना कि जो अलकनंदा को यहाँ पर क्या बोलते हैं, विष्णु गंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंदप्रयाग, बोलेगा नंदप्रयाग जो है, नंदप्रयाग है किस किस नदी के संगम पर है, अलकनंदा प्लस नंदाग्नि। सिंपल है, आपको नंदप्रयाग से नंदाग्नि याद रखना, ये कहाँ है, चमोली में है। अगला प्रयाग देखेंगे, अगला प्रयाग कौन सा है, कर्णप्रयाग किस किस नदी के संगम पर है, अलकनंदा प्लस पिंडर नदी। अलकनंदा प्लस पिंडर नदी, ध्यान रखना। पिंडर नदी को एक और नाम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्णगंगा क्यों बोलते हैं, क्योंकि कर्णप्रयाग में यहाँ मिल रही है, तो इसलिए इसको कर्णगंगा भी कहा गया। किसको, पिंडर नदी को कर्णगंगा भी कहा गया। अगला देखते हैं, अगला जो प्रयाग है उसका नाम रुद्रप्रयाग है। अलकनंदा प्लस मंदाकिनी नदी के संगम पर है। फेमस है, आपको ध्यान रखना कि रुद्रप्रयाग में है। अगला प्रयाग देवप्रयाग है, ये अलकनंदा प्लस भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है, जो कि टिहरी में, कहाँ है, टिहरी में। चलिए ठीक है, अब एक एक करके इनके बारे में जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। पहला प्रयाग देखेंगे, सबसे पहला विष्णुप्रयाग है।
विष्णुप्रयाग किन किन पर्वतों के मध्य स्थित है? तो जय और विजय, जय और विजय, ठीक है, जय और विजय पर्वतों के मध्य स्थित है, जय और विजय पर्वतों के मध्य स्थित है, ठीक है, जय और विजय पर्वतों के मध्य स्थित है, ठीक है। यहाँ पर एक विष्णु कुंड है और विष्णु कुंड के पास एक मंदिर है, उसका नाम है विष्णु मंदिर। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आगे देखेंगे। पूछेगा किस नदी के संगम पर, तो वही बात मैंने आपको बता रखी है कि अलकनंदा और पश्चिमी विष्णुगंगा नदी के संगम पर है। और अलकनंदा को यहाँ तक क्या बोला जाता है? विष्णु गंगा। क्या बोलते हैं? विष्णु गंगा, ठीक है। इससे क्वेश्चन अगर बनेगा कि विष्णुप्रयाग कितनी ऊंचाई पर स्थित है, तो 1372 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, 1372 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगला है नंदप्रयाग। नंदप्रयाग का नाम राजा नंद के नाम पर रखा गया। नंदप्रयाग का नाम राजा नंद के नाम पर रखा गया। यहाँ पर एक मंदिर है जिसका नाम है विष्णु मंदिर, या उसी को ही हम गोपाल मंदिर कहते हैं। नंदप्रयाग किस नदी के संगम पर है? अलकनंदा प्लस मंदाकिनी, अलकनंदा प्लस मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। ये कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो 914 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। चलिए अगला प्रयाग देखते हैं, कर्णप्रयाग, ठीक है। कर्णप्रयाग कर्ण की तपस्थली मानी जाती है। किसकी तपस्थली मानी जाती है? कर्ण की तपस्थली मानी जाती है। यहीं पर भगवान सूर्य ने कर्ण को कवच, कुंडल, तुणीर दिए थे, ठीक है। कर्णप्रयाग किस नदी के संगम पर स्थित है? अलकनंदा प्लस पिंडर नदी। पिंडर नदी को यहाँ किस नाम से जाना जाता है? तो कर्णगंगा के नाम से भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पिंडर नदी कहाँ पर मिल रही है? अलकनंदा में, तो कर्णप्रयाग में मिल रही है, इसलिए पिंडर नदी को कर्णगंगा नदी भी कहते हैं। तो ये कर्णप्रयाग में कुछ मंदिर हैं, देख लेंगे कौन सा। उमा देवी मंदिर, कर्ण मंदिर, काल भैरव मंदिर, नारायण मंदिर, जलेश्वर महादेव मंदिर और चंडिका मंदिर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रयाग है रुद्रप्रयाग, ठीक है। रुद्रप्रयाग यह कौन कौन सी नदी के संगम पर है? तो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। यहाँ पर एक मंदिर है जो पुराना है, रुद्रनाथ का पुराना मंदिर है। महाभारत काल में रुद्रप्रयाग को क्या कहा गया? तो रुद्रावत। क्या कहा गया? तो रुद्रावत। रुद्रप्रयाग का एक और पुराना नाम है, इसको पुनाड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनाड़ भी इसी का नाम है, किसका? रुद्रप्रयाग का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है देवप्रयाग। देवप्रयाग अलकनंदा प्लस भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। अलकनंदा को यहाँ पर बहू के नाम से बोला जाता है और भागीरथी को सास के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बहू क्यों कहा जाता है? तो एक कहावत है कि यहाँ जो ये अलकनंदा नदी है वो जो ऊपर से आती है एकदम, इसका ये मोड़दार कम है, इसके कम मोड़ है। जो भागीरथी है वो बिल्कुल ऐसे मुड़ कर आती है। जब मोड़दार होती है तो उसका फ्लो जो होता है वो स्लो हो जाता है, तो वो आराम से बह के आती है। लेकिन जो अगर इसकी बात करें अलकनंदा की, तो ये इसके मोड़ बहुत कम है, ठीक है। तो इसका बहाव बहुत तेज है, तेज आती है तो इसका पानी की आवाज़ आती है, सर सर करके से आवाज़ आती है, तो इसलिए इसको बहू बोला गया, ठीक है ना। तो देवप्रयाग में अलकनंदा को बहू कहा जाता है और भागीरथी को सास कहा जाता है। भगवान राम ने रावण के वध के बाद यहीं पर तपस्या की थी, ठीक है। कहाँ पर? देवप्रयाग में तपस्या की। तो वर्तमान में जहाँ पर तपस्या की तो वहाँ पर एक मंदिर बनाए हैं अभी, उसको बोलते हैं रघुनाथ मंदिर। क्या नाम है मंदिर का? नाम रघुनाथ मंदिर, ठीक है। इस मंदिर की स्थापना आदिगुरु शंकराचार्य ने की थी, ठीक है। किस मंदिर की स्थापना? तो रघुनाथ मंदिर की स्थापना आदिगुरु शंकराचार्य ने की थी। रघुनाथ मंदिर है कहाँ? तो देवप्रयाग में है। और देवप्रयाग किस जिले में पड़ता है? तो टिहरी में पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। रघुनाथ मंदिर के प्रवेश द्वार पर माधो सिंह भंडारी की पुत्र वधू यानी कि बहू मथुरा वीराणी ने पृथ्वीपति शाह के शासनकाल में एक लेख अंकित कराया। ये क्वेश्चन पहले भी एक और पेपर में बन चुका है। अगर आपसे पूछेगा कि जो रघुनाथ मंदिर है वहाँ पर एक लेख है, वो किसका है? तो मथुरा वीराणी का है। वो किसके शासनकाल में लगाया? तो पृथ्वीपति शाह के शासनकाल में लगा। किसकी बहू है? तो माधो सिंह भंडारी की बहू, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। देवप्रयाग को
सुदर्शन क्षेत्र व इंद्रप्रयाग भी कहा जाता है। सुदर्शन क्षेत्र व इंद्रप्रयाग भी कहा जाता है। यह कितनी मीटर की ऊंचाई पर स्थित है? तो 472 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो इतना कुछ हमने जो पढ़ा ये पंच प्रयाग के बारे में था। हमने पंचभद्र भी पढ़ लिए, पंच केदार भी पढ़ लिए और पंच प्रयाग भी पढ़ लिए। ठीक है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, आपको ये सभी टॉपिक याद होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। वसुंधरा प्रपात, वसुंधरा प्रपात कहाँ है? तो चमोली में है। कितनी मीटर की ऊंचाई पर स्थित है? तो 145 मीटर। मतलब कहने का यह है कि जो यहाँ पर जो वाटरफॉल है ये वसुंधरा, ये पानी गिरता है तो कितनी ऊंचाई से गिरता है? तो 145 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। गैरसैंण को कुमाऊं व गढ़वाल का ज्यामितीय केंद्र बिंदु कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे अपना उत्तराखंड है, ठीक है, आयताकार नक्शा है, चाहे आप देखो आपको यहाँ पूर्व पश्चिम से कहें या पूरब से कहें, उत्तर से कहें, दक्षिण से कहें, कहीं से अगर आते हैं तो आपको बीच में ही पड़ता है कौन सा? गैरसैंण। सब के लिए दूरी बराबर है, चाहे उत्तरकाशी के लिए देखें, चाहे पिथौरागढ़ या हरिद्वार, अगर या बोलेंगे उधम सिंह नगर, इन सब के लिए जो दूरी पड़ेगी सबके लिए बराबर पड़ेगी। तो गैरसैंण को इसलिए ज्यामितीय केंद्र बिंदु कहा जाता है और इसीलिए इसको राजधानी बनाने के लिए कहा गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं। गैरसैंण, गैरसैंण में उत्तराखंड का दूसरा विधानसभा भवन है। अगर आपसे पूछेगा कि पहला विधानसभा भवन कहाँ है? तो देहरादून में, और दूसरा कहाँ है? तो गैरसैंण में। अगला क्वेश्चन, टिम्मरसैंण गुफा, टिम्मरसैंण गुफा कहाँ है? नीति घाटी चमोली में। नीति घाटी कहाँ? नीति घाटी चमोली में। इससे क्वेश्चन बन चुका है। देखो, एक अमरनाथ यात्रा के बारे में सुना होगा आपने, अमरनाथ यात्रा, ठीक है, जाती है। तो अमरनाथ यात्रा में एक शिवलिंग है। कैसा शिवलिंग है? वहाँ बर्फ़ का शिवलिंग है, बर्फ़ का शिवलिंग है और वहाँ पर जो है पानी टपकता रहता है। सेम बिल्कुल ही यहाँ अपने उत्तराखंड में ऐसा ही है, ऐसा शिवलिंग है। तो वो कौन सी गुफा है? तो टिम्मरसैंण गुफा। टिम्मरसैंण गुफा में अमरनाथ की तरह बर्फ़ का शिवलिंग है जिसके ऊपर जल टपकता रहता है। ठीक है, आगे देखेंगे। ग्वालदम, ग्वालदम एक जगह है जो कि कहाँ पड़ता है? चमोली में पड़ता है। इसके बारे में देखेंगे। ग्वालदम से नंदा घुंघटी, नंदा देवी, त्रिशूल पर्वतों का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। ग्वालदम में कुमाऊनी व गढ़वाली संस्कृति का अनूठा दृश्य संगम देखने को मिलता है। तो कुमाऊनी व गढ़वाली संस्कृति का अनूठा संगम कहाँ देखने को मिलता है? तो ग्वालदम। ठीक है, ग्वालदम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सेब व चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला नाम है जोशीमठ। जोशीमठ का संस्कृत नाम क्या है? ज्योतिर्मठ, जिसका अर्थ क्या होता है? शिव के ज्योतिर्लिंगों का स्थल, शिव के ज्योतिर्लिंगों का स्थल। जोशीमठ का प्राचीन नाम क्या है? तो योशी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जोशीमठ में आदि गुरु शंकराचार्य ने तपस्या की थी। उन्होंने इस मठ की स्थापना 8वीं सदी में की थी। कब की थी? 8वीं सदी में की थी। देखो, मैं पहले बता चुका हूँ कि आदि गुरु शंकराचार्य ने बहुत जगह तपस्या की, जैसे कि केदारनाथ में, और दूसरा कौन सा आ गया? आदि गुरु शंकराचार्य। ठीक है, इसके अलावा भी वो जगह है जहाँ पर इन्होंने तपस्या की है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। शरद ऋतु में भगवान विष्णु जोशीमठ में विश्राम करते हैं। कहाँ करते हैं? तो जोशीमठ में विश्राम करते हैं। शरद ऋतु में भगवान विष्णु कहाँ विश्राम करते हैं? तो जोशीमठ में करते हैं। अगला देखेंगे। यहाँ पर शंकराचार्य द्वारा स्थापित भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार का स्वरूप मंदिर है। मंदिर में पीतल के 2 फुहारे हैं। कैसे? पीतल के 2 फुहारे हैं। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। 2 फुहारे, उनको नाम क्या है? एक का नाम है नरसिंह। क्या नाम है? नरसिंह, नरसिंह धारा, और दूसरे का नाम है दंड धारा। तो अलग से क्वेश्चन बन सकता है कि दंड धारा बताओ कहाँ है? तो जोशीमठ में। और नरसिंह धारा भी कहाँ है? तो जोशीमठ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, जोशीमठ में शंकराचार्य ने पूर्णा देवी पीठ की स्थापना की है। ध्यान से सुनना, अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्णा देवी मंदिर कहाँ है, तो सबको पता है कि चंपावत में। तो पूर्णा देवी मंदिर पूछेगा तो चंपावत में, लेकिन पूर्णा देवी पीठ कहाँ है? तो जोशीमठ में। किसने स्थापना की? तो शंकराचार्य ने स्थापना की। यहीं जोशीमठ में एक वासुदेव मंदिर भी है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेमकुंड साहिब कहाँ है? चमोली में है। कितने पर्वतों से घिरा है? तो 7 पर्वतों से घिरा है। किस पर्वत पर है? तो हेमकुंड पर्वत पर है। हेमकुंड साहिब किस पर्वत पर है? तो हेमकुंड पर्वत पर है।
देखो हेमकुंड पर्वत में एक झील है, उस झील को बोलते हैं स्वर्ण झील। क्या नाम है उसका? स्वर्ण झील। ठीक है, इस स्वर्ण झील से एक नदी निकलती है, इसको बोलते हैं हेमगंगा नदी। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे आगे, कभी हेमगंगा नदी का आगे जाके नाम बदल जाता है, इसका नाम होता है लक्ष्मण गंगा। क्या नाम है इसका? लक्ष्मण गंगा। ठीक है, तो हेमगंगा नदी है। अब इस चीज़ को ध्यान रखना कि जो स्वर्ण झील है इसमें जो पानी आता है वो कौन कौन सा पर्वत देता है? एक हाथी पर्वत और दूसरा सप्तशृंगी पर्वत। हाथी पर्वत और सप्तशृंगी पर्वत, हाथी पर्वत और सप्तशृंगी पर्वत शिखरों से ये हेमनद झील को पोषित करते हैं। कौन सी झील को? तो स्वर्ण झील। इस स्वर्ण झील से कौन सी नदी निकलती है? तो हेमगंगा नदी निकलती है। कौन सी? हेमगंगा नदी निकलती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हेमकुंड साहिब की स्थापना कब हुई? तो 1930 में हुई। किसने की? हवलदार सोहन सिंह ने की। किसने की? हवलदार सोहन सिंह ने की। हेमकुंड साहिब को लोकपाल तीर्थ और दंड पुष्करणी तीर्थ कहा जाता है। लोकपाल तीर्थ और दंड पुष्करणी तीर्थ भी कहा जाता है। हेमकुंड साहिब में लक्ष्मण जी का मंदिर है, इसलिए यहाँ हिंदू और सिख दोनों आते हैं। हिंदू और सिख दोनों आते हैं कहाँ पर? हेमकुंड साहिब। ठीक है, एक और जगह यहाँ पर होमकुंड भी है। हेमकुंड और होमकुंड दोनों चमोली में, दोनों कंफ्यूजन मत होना। ठीक है, इसके बारे में आगे देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। एक जगह है रूपकुंड। रूपकुंड त्रिशूली पर्वत के तलहटी में बसा है। किस पर्वत के तलहटी में बसा है? रूपकुंड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में, रूपकुंड के बारे में। रूपकुंड त्रिशूली पर्वत की तलहटी में बसा है। यह झील लगभग 500 फीट व्यास की है। इस झील से कौन सी जलधारा निकलती है? तो उसका नाम है रूप गंगा जलधारा। कौन सी? रूप गंगा जलधारा। ठीक है, यहाँ पर 2.5 किलोमीटर की परिधि में नरकंकाल फैले, मतलब आदमियों की हड्डियाँ नरकंकाल फैले हुए हैं। इन नरकंकाल की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो वन विभाग ने की थी। कब की थी? तो 1942-43 में। 1942-43 में किसने की थी? तो वन विभाग ने की थी। अब ध्यान रखना कि ये है किसकी हड्डियाँ? तो 1956 और 58 की बात है। एक व्यक्ति, इसका नाम है स्वामी पूर्णानंद। तो 1956-58 में स्वामी परवणानंद ने डीएनए टेस्ट द्वारा पता लगाया कि हड्डियाँ कोंकण क्षेत्र की चितपावन ब्राह्मण की है। कोंकण क्षेत्र के चितपावन ब्राह्मण की है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। चांदपुरगढ़। देखो रूपकुंड के बारे में बात चल रही थी, और रूपकुंड को वही रूपकुंड है जिसको हम मिस्ट्री तालाब कहते हैं और अन्य नाम भी इसके हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चांदपुरगढ़ कहाँ पर है? चमोली में, चमोली में है। देखो 52 गढ़ों में से यह एकमात्र गढ़ बचा है, और यह कौन सी सदी का है? तो 9वीं सदी का है। कौन सी सदी का है? तो 9वीं सदी का है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? चमोली में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में हुई थी। कब हुई थी स्थापना? 1982 में हुई थी, लेकिन विश्व धरोहर में इसको कब शामिल किया गया था? तो 14 जुलाई 2005। 14 जुलाई 2005 में इसको शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, दूसरी फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? तो चिनाब घाटी को कहा जाता है। किस घाटी को? चिनाब घाटी को कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल कहाँ है? कितना है? 5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। इसमें भी पुष्प की प्रजातियाँ 500 से अधिक पाई जाती है। जो चिनाब घाटी में फूल खिलते हैं उनका समय क्या है? तो जून से अक्टूबर के मध्य में इसके फूल खिलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ओली रोपवे की शुरुआत कब हुई? तो 1983 में इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, तो ये ओली कहाँ है? चमोली में है। तो ओली में जो स्काइंग प्रशिक्षण है वो कितने किलोमीटर लंबा है? 6 किलोमीटर लंबा है और 2 किलोमीटर चौड़ा है। 2 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ओली में एक शिखर है जिसका नाम है संजीवनी शिखर। संजीवनी शिखर पर हनुमान जी का मंदिर भी है, तो और हनुमान जी की माता अंजनी का भी मंदिर है। अंजनी माता जी का भी प्राचीन मंदिर है। तो अंजनी माता से एक और क्वेश्चन बन चुका है कि अंजनी माता का प्राचीन मंदिर किस जगह पर है? तो ओली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। शीतकाल में हिमक्रीड़ा व पर्यटन स्थल के रूप में विश्व पर्यटन मानचित्र पर अंकित है। ठीक है, ओली में जनवरी से मार्च तक विविध साहसिक खेल आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इससे। नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व कहाँ है? चमोली में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1982 में। स्थापना कब? 1982 में। लेकिन इसको विश्व धरोहर में कब घोषित किया या कब शामिल किया है? तो 1986 में।
86 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नंदा देवी सेंचुरी के पूर्व में नीलम ग्लेशियर, पश्चिम में गोमुख हिमानी। पूर्व में कौन सा ग्लेशियर? नीलम ग्लेशियर, तथा पश्चिम में कौन सा हिमानी है? गोमुख हिमानी है। नंदा देवी रिजर्व में एक घाटी है जिसका नाम है ऋषि घाटी। नंदा देवी रिजर्व में एक घाटी है जिसका नाम है ऋषि घाटी। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 620 वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल है? 620 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पश्चिमी नंदा देवी। ठीक है, कहीं आपको खाली नंदा देवी दिखाई दिया गया, लेकिन एग्जैक्ट बोलेगा तो इसका नाम क्या है? पश्चिमी नंदा देवी। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पश्चिमी नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 7,817 मीटर। 7,817 मीटर। और यह है भारत का दूसरा ऊंचा शिखर है। कैसा है? दूसरा ऊंचा शिखर है जो भारत में मौजूद है। ठीक है, और दूसरा अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्रिशूल पर्वत। त्रिशूल पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 7,120 मीटर। 7,120 मीटर। और इसे हम क्या कहते हैं? शिवधाम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? शिवधाम भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन माणा के बारे में है। ठीक है, देखते हैं। माणा गांव भारत की सीमा भारत व चीन, पहले तिब्बत था, अब चीन ने कब्जा कर लिया तो चीन बोलते हैं। माणा गांव भारत की सीमा भारत चीन पर बसे अंतिम गांवों में से एक है, किंतु अब इसे वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम? वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम में शामिल होने के बाद माणा गांव को देश का पहला गांव माना जाएगा। ठीक है, पहले इसको बोलते थे कि भारत का अंतिम गांव कौन सा है? तो माणा। लेकिन अब क्या बोलते हैं इसको देश का पहला गांव कौन सा है? तो माणा। माणा का अगर प्राचीन नाम पूछेगा आपसे तो प्राचीन नाम क्या है? पुराणों में क्या नाम है? तो मणिभद्रपुरी। क्या कहा गया है? मणिभद्रपुरी। माणा में एक जगह है, इसका नाम है केशव प्रयाग। यहाँ पर इसमें दो नदियों का संगम होता है, अलकनंदा और सरस्वती नदी। अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम होता है। कहाँ पर? तो माणा में। ठीक है, आगे देखते हैं। घंटाकर्ण मंदिर। घंटाकर्ण मंदिर कहाँ है? चमोली में है। तो इससे बात एक इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। क्या बात है? कि जब बद्रीनाथ के कपाट बंद होते हैं तब घंटाकर्ण मंदिर के भी कपाट बंद हो जाते हैं। समझ रहे हो कि अगर बद्रीनाथ के कपाट बंद हो गए तो घंटाकर्ण मंदिर के भी कपाट बंद हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, माणा में वामन द्वादश को मेला लगता है। कब मेला लगता है? वामन द्वादश को मेला लगता है। आगे देखेंगे, माणा में सरस्वती नदी पर बना पाषाण शिला पुल भीम पुल है। ये विश्व में अद्वितीय, मतलब विश्व में प्रसिद्ध है। तो भीम पुल बोलेगा किस नदी पर है? तो सरस्वती नदी पर है। ठीक है, कहा जाता है कि जब पांडव लोग सब लोग ये इधर जा रहे थे स्वर्गौण ग्लेशियर में, स्वर्ग में जा रहे थे, तो रास्ते में जब जा रहे थे तो पुल नदी आई, उसका नाम है सरस्वती। तो यहाँ पार जाने का रास्ता नहीं था, तो भीम ने दोनों साइड में दोनों पत्थर पर्वत खड़े थे, उन पत्थरों को पाड़ के बीच में रख दिया। आज भी वैसे ही वो पत्थरों की भांति लगे हुए हैं। तो ठीक है, इसलिए उसका नाम क्या है? भीम पुल। भीम पुल कहाँ है? चमोली में है। किस नदी पर है? तो सरस्वती नदी पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा जाता है कि महर्षि व्यास जी ने व्यास गुफा में बैठकर भागवत कथा को मौखिक तौर पर कहा और उसे लिखने का काम गणेश जी ने गणेश गुफा में किया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना कि माणा जो है किस जाति का ग्रीष्मकालीन आदिवास है? तो मारछा। मारछा जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास है। माणा मारछा जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास है। अगला क्वेश्चन, माणा में मुख्य फसलें कौन सी है? आलू व काफर। कौन सी है? आलू व काफर। ठीक है, आगे देखेंगे। उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊसर भूमि वाला जिला कौन सा है? बंजर। ऊसर बोले तो बंजर। ठीक है, ऊसर भूमि वाला जिला कौन सा है? तो चमोली। तो यहाँ पर बंजर जमीन ज़्यादा है। आगे देखेंगे, रावल चोली व मुकाणी जाति के होते हैं। जो रावल होते हैं वो कौन सी जाति के होते हैं? चोली व मुकाणी जाति के होते हैं। इन्हें विवाह करने की अनुमति नहीं होती। ठीक है, आगे देखेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ है अगले, अजयपाल के बारे में देखो क्या कहा गया है। अजयपाल ने रावल की सहायता के लिए डीमरी, वेद पाठ की सहायता के लिए नोटियाल तथा धर्म अधिकारियों की सहायता के लिए बहुगुणा। ठीक है, रावल की सहायता के लिए डीमरी, ठीक है, और वेद पाठ की सहायता के लिए नोटियाल तथा धर्माधिकारियों के सहायता के लिए बहुगुणा
स्थानीय ब्राह्मणों की नियुक्ति की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने के 5 दिन बाद, ठीक है, यह बाद का लेना, ठीक है, बाद, बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने के 5 दिन बाद, ध्यान रखना क्या लिखना है इसको, बाद। बाद कौन सा मेला लगता है, तो पौराणिक तिमुड़ा मेला। जब जब मंदिर के कपाट खुलते हैं तो उसके 5 दिन बाद एक मेला लगता है, इसको बोलते हैं तिमुड़ा मेला। लेकिन अगर बद्रीनाथ मंदिर के कपाट जब बंद होते हैं तो उससे 5 दिन पहले, यहाँ लिखना पूर्व, गलती से लिख दिया गया तो यहाँ लिखना पूर्व। तो कपाट बंद होने से 5 दिन पूर्व एक मेला लगता है, इसको बोलते हैं गुरायु मेला। इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा लगाया जाता है, तो भोटिया के द्वारा लगाया जाता है। गुरायु मेला का संबंध किस जाति से है, तो भोटिया जनजाति से। अगला क्वेश्चन, सतपंथ ताल को क्षीरसागर या सत्यपंथ सागर कहते हैं। ठीक है, सतपंथ ताल को क्षीरसागर या सत्यपंथ ताल कहते हैं। और इसका आकार कैसा है, 3 कोनों वाला है, 3 कोने वाला है। कहा जाता है कि यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश ने तपस्या की थी। कैसे है, 3 कोने वाला है, ऐसे करके 3 कोने वाला है। ब्रह्मा विष्णु महेश ने यहाँ पर तपस्या की, इसी को सतपंथ ताल कहते हैं, क्षीरसागर कहते हैं और सत्यपंथ ताल भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। विरही ताल, गोना झील या गोना ताल। देखो, विरही गंगा में 1895 में 2 पहाड़ से एक कृत्रिम झील का निर्माण हुआ है, इसे गोना ताल कहते हैं। 20 जून 1970 को झील के स्वयं टूटने से यह ताल भी समाप्त हो गया। अभी ये ताल नहीं है, कौन सा, गोना ताल अभी नहीं है। लेकिन पूछे कि गोना ताल कहाँ है, कहाँ था, तो चमोली में। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। लाता उत्सव, लाता उत्सव कहाँ मनाया जाता है, चमोली में। कुलसारी मेला कहाँ मनाया जाता है, चमोली में। ठीक है, आगे देखेंगे रामायण के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, रामायणोत्सव या इसी को हम रामायणोत्सव भी कहते हैं, ये कहाँ मनाया जाता है, चमोली में। चमोली में मुख्यतः 4 गांव हैं, कौन कौन से, चमोली के सलूड़ गांव, डुंगरी गांव, सेलंग गांव व बरोसी गांव, इन 4 गांवों में मनाया जाता है। यह मेला 11 दिन या 13 दिन चलता है, 11 दिन चलता है या 13 दिन चलता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा कि रामायण जो उत्सव है मुख्यतः कितने दिन तक चलता है, 11 दिन या 13 दिन चलेगा। कहाँ पर मनाया जाएगा, चमोली में। चमोली में भी कितने गांव, 4। उन 4 गांवों का नाम कौन कौन से देखेंगे, सलोड़ गांव, डुंगरी गांव, सेलंग गांव और बरोसी गांव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, रामायण उत्सव का आयोजन सलूड़ गांव व डुंगरी गांव की संयुक्त पंचायत करती है। इन 4 में से भी जहां कहीं भी होगा तो दो गांव के पंचायत मिलकर करेगी। कौन से 2 गांव वो है, सलूड़ गांव और डुंगरी गांव की संयुक्त पंचायत करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रामायण उत्सव में जो नृत्य होता है वो मुखौटा पहनकर नृत्य किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसकी अगर शैली बोलेगा ना कि रामायण उत्सव की शैली कौन सी है, तो मुखौटा नृत्य शैली। कौन सी, मुखौटा नृत्य शैली। ठीक है, मुखौटा जो है वो किससे बना होता है, तो केमू, मतलब बोले तो सहतूत की लकड़ी से बना होता है। देखो, क्वेश्चन आज के लिए बन रहे हैं यूके ट्रिपल सी से, कहीं से भी बन सकता है, तो आपको ये भी पढ़ लेना है। किताब में दिया है तो आप लिख लो, इसको याद कर लो। तो अगर बोलेगा मुखौटा किस लकड़ी से बनता है, केमू व सहतूत की लकड़ी से बनता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रामायण उत्सव। रामायण उत्सव को विश्व प्रसिद्धि किसने दिलाई, तो कुशल सिंह भंडारी। किसने दिलाई, तो कुशल सिंह भंडारी। अगला क्वेश्चन, रामायण उत्सव को विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया, तो कब घोषित किया गया, 2 अक्टूबर 2009 को। क्वेश्चन एक बार बन चुका है, आपको याद रखना है, 2 अक्टूबर 2009 को। रामायण उत्सव लोक जागर के एकमात्र गायक कौन हैं, तो थान सिंह नेगी। कौन है, थान सिंह नेगी। ठीक है, आगे देखेंगे, उत्तराखंड में गंडक की खोज सर्वप्रथम कब हुई, तो 1957 में हुई। कहाँ पर हुई, तो गांव कौन सा है, सुदोला गांव। घाटी कौन सी है, रूपगंगा घाटी। और जिला आपको पता है कौन सा है। देखो, अगर आपसे क्वेश्चन बनेगा कि गोचर में चारागाह निर्माण के लिए किसानों को प्रेरित किसने किया था, तो लेडी वेलिंगटन। किसने किया था प्रेरित, लेडी वेलिंगटन। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू गोचर में कब आए थे, तो 1938 में आए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू
गोचर में कब आए थे? तो 1938 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बर्थडे पर गोचर में प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को, आपको पता है कि 14 नवंबर को इनका जन्मदिवस होता है, इनके जन्मदिवस पर 14 नवंबर को प्रत्येक वर्ष एक मेला लगता है, उसको बोलते हैं औद्योगिक मेला, या उसी को हम बोलते हैं गोचर मेला। औद्योगिक मेला या गोचर मेला, ठीक है। इस गोचर मेले की शुरुआत किसने की? तो एक व्यक्ति था, उसका नाम था बर्नेडी। किसने शुरुआत की? बर्नेडी उस व्यक्ति का नाम था। और कब की? तो 1943 में इस मेले की शुरुआत हुई। मेले का नाम है गोचर मेला या औद्योगिक मेला बोलते हैं। किसने शुरुआत की? बर्नेडी ने 1943 में। कब लगता है? तो प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को लगता है। किसके जन्म दिवस पर लगता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिवस पर लगता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गोचर को 2019 में एक पुरस्कार मिला है, स्वच्छता टाउन पुरस्कार। तो गोचर को स्वच्छता टाउन पुरस्कार कब मिला है? तो 2019 में मिला है। अगला क्वेश्चन, एक गांव है किमोठा गांव, चमोली के पोखरे तहसील में पड़ता है किमोठा गांव। इसको संस्कृत गांव घोषित कब किया गया? तो 2008 में। तो किमोठा गांव को संस्कृत गांव कब घोषित किया गया? तो 2008 में घोषित किया गया। रामणी, इसको देख लेना, ढंग से कर लेना, रामणी लिखा है। रामणी या खमील पर्वत श्रेणी कहाँ पर है? तो चमोली में। किधर है? चमोली में। वही आपको मैंने बता चुका हूँ कि मिष्टी ताल किसको कहते हैं? रूपकुंड को कहते हैं। फूलों की घाटी में किसकी समाधि है? तो मार्गरेट लेक की समाधि है। ध्यान रखना कि जब फ्रैंक स्माइथ ने देखा था कि यहाँ बहुत सारे फूल हैं और उन्होंने एक किताब लिखी, उसका नाम है द वैली ऑफ फ्लावर। किताब का नाम क्या था? द वैली ऑफ फ्लावर। उस घाटी के बारे में जानकारी किसने दी? तो नाम है उसका द फ्रैंक स्माइथ या स्मिथ, कई जगह किताबों अलग अलग नाम है उसका। तो उसके जांच के लिए कि सच में यहाँ ऐसे अलग अलग फूल हैं या नहीं हैं, तो उस कौन आई थी वहाँ से? तो इंग्लैंड से। उसका नाम क्या है? मार्गरेट लेक। कब आई? तो 1939 में आई थी। तो यहीं पर जब ये कर रही थी सर्वेक्षण, जो भी अपना कर रही थी, तो यहाँ पर किसी पहाड़ी से फिसल कर उनकी डेथ होगी। तो इसलिए अगर आपसे पूछेगा कि फूलों की घाटी में किसकी समाधि है, तो मार्गरेट लेक की समाधि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इससे। राजकीय मंडुआ अनुसंधान संस्थान, राजकीय मंडुआ अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो पीपलकोटी चमोली में। कहाँ है? पीपलकोटी चमोली में है। राजकीय विधि कॉलेज मतलब कानून वाला राज्य विधि कॉलेज कहाँ है? तो गोपेश्वर में है। जड़ी बूट शोध संस्थान कहाँ है? तो चमोली में है। ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान, क्या है? उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान की स्थापना कब हुई? 2016 में। कहाँ है? चमोली में। कहाँ है? चमोली में। ध्यान रखना, उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान कहाँ है? चमोली में है, गोपेश्वर में। ध्यान रखना, गोपेश्वर में, ठीक है। चमोली कहाँ है? 2016 में चमोली में इसकी स्थापना हुई। इससे संबंधित एक और है, इसका नाम है, ध्यान रखना, क्या नाम है इसका? उत्तराखंड भाषा संस्थान। उत्तराखंड भाषा संस्थान, एक और थोड़ा, उत्तराखंड भाषा संस्थान, ठीक है। उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना 2010। अब देखो कई किताबों में इसकी स्थापना 2009 दे रखी है, कई में दे रखी है 9, तो लेकिन सही डेट क्या है? 2010। तो उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून। लेकिन बोलेगा तो कहाँ है? चमोली में। देखो इस भाषा संस्थान के नाम पीताम्बर नाथ जोड़ा गया, इसका नाम जोड़ा गया, इसके आगे पीताम्बर दत्त नाम जोड़ा गया। तो कब जोड़ा गया? 2011 में, ठीक है। चलिए आगे देखें अगला क्वेश्चन इससे संबंधित। नंदा राजा यात्रा, हालांकि हम अलग से एक टॉपिक या उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। नंदा राजा यात्रा या सभी यात्राओं के बारे में अलग से एक टॉपिक बनाएंगे, उस समय हम इसके बारे में संपूर्ण अध्ययन करेंगे, नंदा राजा यात्रा के बारे में। लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, टॉपिक है, वहाँ हम यहीं पर देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये नंदा राजा यात्रा है, ये गढ़वाल व कुमाऊं के सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। अगर आपसे पूछेगा कि कौन सी यात्रा गढ़वाल व कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है, तो नंदा राजा यात्रा। ये कैसी यात्रा है? मतलब किस पैदल यात्रा, कैसी यात्रा है? पैदल यात्रा है, पैदल चलते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि यात्रा कहाँ से शुरू होती है, तो ध्यान से रखेंगे। देखो यात्रा चमोली के कासों गांव के निकट नोटी में एक नंदा देवी मंदिर है, वहाँ से स्टार्ट होती है और होमकुंड तक जाती है। होमकुंड कहाँ पड़ता है? चंपावत में। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने किलोमीटर की यात्रा है? तो 280 किलोमीटर। कितनी है? 280 किलोमीटर की यात्रा है, पैदल है। और ये कितने दिन में पूरी की जाती है? 19 से 20 दिन में पूरी की जाती है। अगला देखेंगे इससे पॉइंट। यह यात्रा प्रत्येक 12 वर्ष चांदपुर गढ़ के वंशज कांसवा गांव के राजकुमारों के नेतृत्व में आयोजित की जाती है। तो आप इतना ध्यान रखना कि कितने वर्ष बाद? तो 12वें वर्ष में आयोजित की जाती है।
नंदा राज यात्रा को हिमालय का महाकुंभ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिमालय का महाकुंभ भी कहा जाता है। नंदा राज यात्रा का पथ प्रदर्शक कौन होता है? पथ प्रदर्शक कौन होता है? उसका नाम क्या है? तो चौसिंघिया मेढ़ा या उसको हम खाड़ू बोलते हैं। चौसिंघिया मतलब उसके 4 सिंग होते हैं। आमतौर पर जो ये खाड़ू है, ये मेढ़ा है, इसके सिंग 2 ही होते हैं, 2 ही होते हैं। लेकिन कहा जाता है कि जिस साल में या जिस वर्ष में नंदा राज यात्रा होनी होती है तो स्वतः ही ये 4 सिंग वाला मेढ़ा या खाटू मिल जाता है। तो नंदा राज यात्रा का पथ प्रदर्शक कौन होता है? तो नौसिंगिया मेढ़ा या खाटू। यात्रा चलती है तो इस सामने आगे आगे रहता है, इसलिए इसको पथ प्रदर्शक कहा जाता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन इससे जो बनता है, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार 7वीं शताब्दी में गढ़वाल के राजा शालीपाल, ठीक है, 7वीं शताब्दी में गढ़वाल के राजा शालीपाल ने गढ़वाल की प्राचीन राजधानी चांदपुर गढ़ी से माँ भगवती श्री नंदा को 12वें वर्ष में मायके से कैलाश होमकुंड भेजने की परंपरा शुरू की थी। इसी यात्रा को नंदा देवी राज यात्रा कहा जाता है। इसी यात्रा को नंदा देवी राज यात्रा कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नंदा राज यात्रा का प्रमाण, जो प्रथम प्रमाण मिला वो कब मिला? तो 1843 में 1843 को मिला है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा 20वीं सदी की पहली नंदा यात्रा कब हुई, तो 20वीं सदी की पहली नंदा राज यात्रा 1905 को हुई। कब हुई? 1905 को हुई। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो अब आते हैं प्रमुख मंदिरों के बारे में। चमोली में प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं तो देखेंगे। बद्रीनाथ मंदिर, लाटू देवता मंदिर, उमा देवी मंदिर, अनुसुईया देवी मंदिर, वंशी नारायण मंदिर, कल्पनाथ मंदिर, अंजनी माता मंदिर, नारायण मंदिर, गोपीनाथ मंदिर, पंच बद्री, नरसिंह मंदिर, घंटागण मंदिर और लवकुश मंदिर। ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं, आपको ध्यान रखना है इनके बारे में। ठीक है, पूछता है मंदिर, सीधा पूछ लेगा कि लवकुश मंदिर बताओ किस जिले में है, तो चमोली में। आगे देखते हैं, मंदिरों के बारे में पढ़ लिया। अब प्रमुख कुछ मेले हैं, इनके बारे में आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, चलिए। मेला, पहला मेला है गोचर मेला। हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार देख लें। गोचर मेला की शुरुआत कब हुई? तो 1943 में हुई। किसने की? तो बर्नेडी ने की। प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 14 नवंबर से 20 नवंबर के मध्य मनाया जाता है। किसके जन्मदिवस पर? तो नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। शहीद भवानी दत्त जोशी मेला कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 11 जनवरी को मनाया जाता है। बंड विकास मेला, लोक कथाओं के संरक्षण हेतु दिसंबर में कौन सा मेला मनाया जाता है चमोली में? तो बंड विकास मेला। आगे देखेंगे, असेड़ सिमली मेला चमोली में। हरियालीपुड़ा मेला, देखो हरियालीपुड़ा मेला। ठीक है, इसके आगे देखेंगे टिमुड़ा मेला। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब बद्रीनाथ के कपाट जब बंद होते हैं, बद्रीनाथ के कपाट खुलने के 5 दिन बाद, जब कपाट खुलते हैं तो उसके 5 दिन बाद कौन सा मेला लगता है? उसका नाम है तिमुड़ा मेला। लेकिन जब बंद होगा, बंद से पहले 5 दिन पूर्व कौन सा मेला लगता है? तो गुरायू मेला। उसके बारे में भी हम देखेंगे। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अगला मेला है नौठा कौतिक उत्सव, रूपकुंड महोत्सव, कृषि उद्यान एवं पर्यटन विकास मेला प्रतिवर्ष नवंबर में मनाया जाता है। काश्तकार मेला, देखो कई किताबों में ये दे रखा है कि काश्तकार मेलों को ही हम उमा कर्ण महोत्सव बोलते हैं। क्या? उमा कर्ण महोत्सव। कई किताबों में ये दे रखा है और कई किताबों में बोल रखा है कि अलग अलग मेला है। चलो देख लेना, जैसे भी पेपर में आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि काश्तकार मेला जो है उमा कर्ण महोत्सव उसी को बोलते हैं। और यहाँ पर हस्त निर्मित वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। हस्त निर्मित वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। कब होता है? सितंबर माह में। कब? सितंबर माह में। ठीक है, आगे किसान औद्योगिक एवं पर्यटन विकास मेला कहाँ? कब? मई में। अनुसुईया मेला कब? तो अनुसुईया मेला चमोली में। आगे देखेंगे गुरायू मेला, जिसके बारे में हम बता रहे थे अभी कि बद्रीनाथ के कपाट बंद होने के 5 दिन पूर्व कौन सा मेला? तो गुरायू मेला। किस जाति द्वारा? तो भोटिया जाति द्वारा। बोरी मेला कहाँ? चमोली में। कढ़ाई उत्सव कहाँ? तो बद्रीनाथ में। ध्यान रखना, कढ़ाई उत्सव बद्रीनाथ में। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं जो केदारनाथ मंदिर है, केदारनाथ मंदिर में कौन सा? तो अन्नकूट, या उसी को हम भतूज उत्सव बोलते हैं। अन्नकूट या
भतूज उत्सव। ठीक है, चलिए मेले के बारे में देख लिया और मंदिर के बारे में देख लिया। अब देखते हैं चमोली के प्रमुख ताल। देखेंगे एक बार इनके बारे में। एक ताल है बेनीताल, ये कहाँ है तो नंदा देवी के पास है। नंदा देवी एक मंदिर है चमोली में। हालांकि नंदा देवी मंदिर बहुत से जिलों में है, नंदा देवी मंदिर, ठीक है, नैनीताल में है, चमोली में, अल्मोड़ा में, अलग अलग जगह पर है। तो आपको ध्यान रखना है कि नंदा देवी जो मंदिर है चमोली में, उसके निकट कौन सा ताल है तो बेनीताल। ठीक है, आगे देखेंगे अगला ताल मातृका ताल, नरसिंह ताल, सिद्ध ताल, पुष्पोया ताल। फूलों की घाटी में कौन सा ताल है पुष्पोया ताल। सुख ताल, ठीक है, अगर सूखा ताल बोलेगा तो नैनीताल में, लेकिन सुख ताल बोलेगा तो चमोली में। विरही ताल व गोना ताल, वही गोना जो नदी है, जो पर्वत था वो गिरा था, उससे बना था जो गोना झील, वही गोना ताल है। झल ताल, आछरी ताल, ये आछरी ताल है। एक है अछरी ताल। अछरी का मतलब होता है अप्सरा। अछरी ताल कहाँ है वो टिहरी में है, लेकिन आछरी बोलेगा तो कहाँ है चमोली में। ठीक है, आगे देखेंगे पुष्करणी ताल, लिंगा ताल। एक बार पेपर में बन चुका कि लिंगा ताल किस जिले में है चमोली जिले में। सतोपन ताल, इसका आकार कैसा है त्रिकोणाकार है, और इसमें जो पानी है वो कैसा हरा पानी, कैसा हरा पानी। इसी सतोपन ताल को क्षीर सागर भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे कंकाली ताल को रहस्यमय ताल भी कहते हैं, रूपकुंड ताल भी कहते हैं, और मिस्ट्री ताल भी कहते हैं, मिस्ट्री। आगे देखेंगे लोकपाल ताल या लोकपाल झील। ठीक है, उसके बाद चेनाब, ये चेनाब भी है, इसका नाम चेनापो, कहीं पे पो भी है। जो हमने देखा था ना कि दूसरी फूलों की घाटी कहाँ है तो चिनाब घाटी है, तो वही उसी में एक झील है चेनाब झील। आगे देखेंगे काक बसुंडी ताल, इसका आकार कैसा है आयताकार है, और कैसा पानी है इसका नीला पानी है, और इसके पास कौन सा पर्वत है तो हाथी पर्वत के पास कौन सा ताल स्थित है तो काक बसुंडी ताल। ठीक है, लेकिन अगर पूछेगा हाथी पर्वत के पास कौन सा बुग्याल है तो गुरसो बुग्याल। क्या नाम है उसका गुरसो बुग्याल। गुरसो बुग्याल के बारे में भी अलग से एक वीडियो बना देंगे, लेकिन आप ध्यान रखें कि जो हाथी पर्वत है उसके पास कौन सा ताल है काक बसुंडी ताल है। इसका आकार कैसा है तो आयताकार है। कैसा आकार है आयताकार आकार है, और इसका पानी कैसा है नीला पानी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं विष्णु ताल चमोली में, मणिभद्र ताल कहाँ पर है चमोली माणा में है, और आरवा ताल भी एक बार पेपर में बन चुका है कि आरवा ताल कहाँ है तो चमोली में। ठीक है, प्रमुख ताल हमने देख लिए, आगे देखते हैं। ठीक है, प्रमुख ताल हमने देख लिए हैं। अब देखते हैं चमोली के प्रमुख ग्लेशियर। ठीक है, पहला ग्लेशियर कौन सा है सतोपंत ग्लेशियर, दूसरा दूनागिरी ग्लेशियर, तीसरा हिपरा बमक ग्लेशियर। इसको कहीं जगह तिपरा बमक भी बोला गया। अगला है भागीरथी ग्लेशियर। इसको ध्यान रखना, बड़ा कंफ्यूजन का पार्ट है भागीरथी ग्लेशियर। आपको पता है कि अगर पूछेगा कि भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है तो भागीरथी नदी आपको पता है कि उत्तरकाशी से निकलती है, गोमुख ग्लेशियर से। और भागीरथी ग्लेशियर का ये चमोली में ध्यान रखना है, कहीं ये मत सोचना कि भागीरथी नदी वहीं निकल रही है उत्तरकाशी से तो ताल भी वो ग्लेशियर भी वहीं होगा, तो नहीं। तो भागीरथी ग्लेशियर कहाँ पर है तो चमोली में। आगे देखेंगे देवन ग्लेशियर, खड़क ग्लेशियर, खिमलोंगा ग्लेशियर, कलपानी ग्लेशियर और नंदकाना ग्लेशियर। इसके अलावा देखेंगे कौन सा ग्लेशियर है नंदकाना ग्लेशियर के बाद रमाणी ग्लेशियर और बारटोली ग्लेशियर। ठीक है, ये प्रमुख ग्लेशियर थे जो चमोली के बारे में हमने देखा। अब इससे आगे चलते हैं। ठीक है, कुछ प्रमुख ग्लेशियर देखे हमने, और अब देखते हैं चमोली के प्रमुख दर्रे। ठीक है, दर्रों से पहले कुछ देखने से पहले एक चीज़ थोड़ा सा समझा देता हूँ, थोड़ा इसको देख लेना। ठीक है, मान लो ये अपना उत्तराखंड है, उत्तराखंड का आकार कैसा है आयताकार है। ठीक है, यहाँ है उत्तरकाशी, यहाँ है चमोली, ठीक है, और यहाँ है पिथौरागढ़। ठीक है, ऊपर आपको पता है कौन सा देश है तिब्बत, जिस पर अब चीन ने कब्जा कर लिया। किसने कब्जा कर लिया चीन ने कब्जा कर लिया। इधर कौन सा है आपको पता है नेपाल है। इधर कौन सा है एक राज्य, इसका नाम है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखना। ये उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ के बीच 4 दर्रे हैं, एक दूसरे को जोड़ते हैं, 1 2 3 और 4। देखो पहला है बाराहोती, पहले दर्रे का नाम है बाराहोती, दूसरा है मार्चयूक, और तीसरा है टोपीधुरा, और चौथा है लातुरा। आप ट्रिक भी याद रख सकते हैं, एक ट्रिक है इसकी बामाटोला, बा मा टो
ला, ठीक है। बा से बाराहोती, माँ से मार्चयोग, टो से टोपीदुरा और ला से लातुदुरा। किसको जोड़ते हैं? उत्तरकाशी व पिथौरागढ़ को जोड़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यह है उत्तरकाशी और चमोली, ठीक है। और अभी मैंने गलती से बोल दिया, इसको ध्यान रखना कि जो चार हैं ये दर्रे किसको जोड़ते हैं? चमोली प्लस पिथौरागढ़ को। कौन से? बामा टोला, बाराहोती, मार्चयोग, टोपीदुरा, लातुदुरा। अब उत्तरकाशी और चमोली को जोड़ने में एक दर्रा है, उस दर्रे का नाम है कालिंदी दर्रा। तो कालिंदी दर्रा किसको जोड़ता है? उत्तरकाशी और चमोली को जोड़ता है, ठीक है। ये चमोली है, नीचे यहाँ पर एक जिला पड़ता है, इसका नाम बागेश्वर, इधर पड़ता है रुद्रप्रयाग। बागेश्वर और चमोली को एक दर्रा जोड़ता है, उसका दर्रा नाम है सुंदर ढूंगा। बागेश्वर और चमोली को सुंदर ढूंगा, उत्तरकाशी और चमोली को कालिंदी दर्रा, और यहाँ चार हैं जो पिथौरागढ़ से जुड़ते हैं, चार हैं, बाराहोती, मार्चयोग, टोपीदुरा, लातुदुरा, ठीक है। ठीक याद रखनी है आपको, बामा टोला। ऊपर ये चमोली से तिब्बत के बीच बहुत से दर्रे हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन एक चीज़ और देख लेंगे, उत्तरकाशी और ये कहाँ? हिमाचल प्रदेश, इसके बीच भी एक दर्रा है। ये दर्रा जो जोड़ता है, इस दर्रे का नाम है सरंगकंठ दर्रा। क्या नाम है? सरंगकंठ दर्रा। किसको? उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है, ठीक है। अभी हम चमोली के बारे में पढ़ रहे हैं, तो चमोली से देखने, चमोली से आपको ध्यान रखना है। उत्तरकाशी और चमोली बोले तो कौन सा? कालिंदी दर्रा। चमोली और बागेश्वर बोले तो सुंदर ढूंगा। और इसके बीच हमें ट्रिक याद रखनी है, पिथौरागढ़ और चमोली के बीच क्या नाम है? बामा टोला। बा से बाराहोती, ये देखो लिखा है, बा से बाराहोती, माँ से मार्चयोग, टो से टोपीदुरा, ला से लातुदुरा। किसको? चमोली प्लस पिथौरागढ़ को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में, ठीक है। इन चारों के बारे में हमने पढ़ लिया है, ठीक है। आगे देखते हैं। माणा दर्रा को ही डुंगरीला कहते हैं। कई किताबों में अलग अलग दे रखा है, लेकिन आप ध्यान रखें कि मैक्सिमम किताबों में ये दे रखा है कि डुंगरीला जो दर्रा है उसी को ही माणा दर्रा बोलते हैं। ये चमोली, और देखो मैंने बताया था ना, यहाँ चमोली है, ऊपर तिब्बत है, ये चीन लिख सकते हैं इसको, इन दोनों को जोड़ता है कौन सा? माणा दर्रा या डुंगरी दर्रा। नीति दर्रा भी इन्हीं को, चमोली और तिब्बत, किंगरी बिंगरी, चमोली तिब्बत, भ्यूडार, चमोली और तिब्बत, तंजुम दर्रा, चमोली और तिब्बत, कोई दर्रा, चमोली और तिब्बत, ठीक है। आगे देखेंगे घाट रलिया दर्रा, ये भी चमोली और तिब्बत। सलसल या सलसला दर्रा, चमोली और तिब्बत। लमलंग दर्रा, ये भी चमोली और तिब्बत। और जू रांगली दर्रा, ये भी किधर? चमोली और तिब्बत, ठीक है। अगला चोरहोती दर्रा, ये भी चमोली और तिब्बत, ठीक है। आगे देखेंगे क्वारी पास। क्वारी पास कहाँ है? चमोली में एक जगह पड़ती है, ओली। ओली में ही ओली में दो पहाड़ियाँ हैं चमोली में, आपस में एक दूसरे को जोड़ता है, उसी को ही क्या बोलते हैं? क्वारी पास। तो क्वारी पास कहाँ है? चमोली में ही है, ठीक है। देखो ये दर्रा है, दर्रा मतलब हिंदी में इसको दर्रा बोलते हैं। पहाड़ियों, दो पहाड़ियाँ हैं, उन कई पहाड़ियों के बीच जो रास्ता जाता है उसको दर्रा बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, दो पहाड़ियों के बीच, ठीक है, ये दो पहाड़ियों के बीच जो रास्ता जाता है उसको दर्रा बोलते हैं, इंग्लिश में इसको पास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास, ठीक है। तो कुंवारी पास कहाँ है? तो चमोली में है, चमोली की जगह ओली में है। आगे लिखेंगे, आगे देखेंगे सुंदर ढूंगा दर्रा। आपको बता चुका हूँ कि चमोली और बागेश्वर के बीच कौन सा है? कौन सा है? दो सुंदर ढूंगा। और चमोली और उत्तरकाशी बता चुका हूँ, देखो यहाँ मैंने बताया था चमोली है, ये उत्तरकाशी, इन दोनों के बीच में कौन सा? कालिंदी दर्रा। इस दर्रा का मैं बता चुका हूँ। आगे देखेंगे, इसको ध्यान रखना, ये पेपर में बन चुका है, 2 से 3 बार बन चुका है कि तीन धुरा किसे कहते हैं? तीन धुरा, ठीक है। तीन धुरा किसे कहते हैं? तीन धुरा, तीन दर्रों को मिलाकर एक धुरा बनता है। तीन दर्रों में कौन सा दर्रा है? देखो, किंगरी बिगरी दर्रा, ऊठा दर्रा और जयंती दर्रा। ये दोनों जो दर्रे हैं ये पिथौरागढ़ में, ऊठा दर्रा बोलेगा या जयंती दर्रा बोलेगा, ये दोनों कहाँ हैं? पिथौरागढ़ में हैं। और ये कहाँ है? किंगरी बिंगरी, तो ये चमोली में। तो इन तीनों दर्रों को मिलाकर क्या कहा जाता है? तीन धुरा। क्या कहा जाता है? तीन दर्रा। तो चलिए, ये ठीक कुछ थे प्रमुख दर्रा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, इनसे क्वेश्चन बनता है, तो आपको ये सभी याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चमोली के प्रमुख कुंड, चमोली के प्रमुख कुंड के बारे में देखते हैं। पहले देखो कि ये गर्म कुंड 3 ही हैं, आपको ध्यान रखना है। तप्त कुंड, नाम से ही तप्त मतलब गर्म, तप्त कुंड नाम से आपको पता चल रहा है कि तप्त मतलब गर्म होता है। तो तप्त कुंड कहाँ है? चमोली में। कैसा कुंड है? गर्म कुंड है। आगे देखेंगे सलधार कुंड, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। सलधार एक बार बन चुका है, आपको फिर ध्यान रखना है कि सलधार कुंड कहाँ है? चमोली में। कैसा कुंड है? गर्म कुंड है। अगला क्वेश्चन, भाप कुंड। भाप कुंड भी कैसा? भाप का मतलब आपको पता है कि भाप एक ऐसा कुंड है, गर्म कुंड है, और कहाँ है? चमोली में। आपको ध्यान रखना, चमोली में जो गर्म कुंड है वो 3 ही है, तप्त कुंड, सलधार कुंड और भाप कुंड। तप्त कुंड, सलधार कुंड और भाप कुंड। चलिए अब कुछ ठंडे कुंड देखते हैं। ऋषि कुंड, नाग कुंड, बेरास कुंड, बाराह कुंड,
नंदी कुंड, बेदनी कुंड, हेमकुंड, होमकुंड। इसके अलावा देखेंगे आगे, इसके अलावा हेमकुंड होमकुंड के अलावा बेदनी कुंड, सोमकुंड व गौरीकुंड, ये प्रमुख 11 कुंड जो हैं, प्रमुख जो 11 कुंड हैं, ये 11 कुंड कहाँ हैं? चमोली में। कैसे कुंड है? ठंडे। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? देखो 4 क्वेश्चन, मतलब 4 ऑप्शन दे देगा, ऐसे दे देगा, बताइए कि इनमें से गर्म कुंड कौन सा है। ये 3 कुंड मान लो ये दे देगा और एक कुंड उठा के बरसलधार दे देगा, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं, कुंड के बारे में हमने पढ़ लिया। आगे देखो, अगर आपसे पूछेगा कि वसुंधरा प्रपात कहाँ है? चमोली में है। जोगी प्रपात कहाँ है? चमोली में। जोगी प्रपात ध्यान रखना, एक बार क्वेश्चन में बन चुका है कि जोगी प्रपात कहाँ है, तो चमोली में। नरसिंह धारा और दंडधारा, ये पढ़ा था हमने जोशीमठ में, जो कि पीतल से बनी जो फुहारे हैं दो, वो कौन से? नरसिंह धारा व दंडधारा, दोनों कहाँ हैं? जोशीमठ में है। से सोल घाटी पूछेगा कहाँ है, तो चमोली में। सोल घाटी कहाँ है? चमोली में। सोल घाटी चमोली। अब देखेंगे प्रमुख इनकी, ये देखेंगे जल विद्युत परियोजना चमोली में। हालांकि अलग से इनके लिए एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन अब थोड़ा सा चमोली जिला चल रहा है तो इम्पोर्टेंट है, तो देख लो आप थोड़ा सा एक बार, ठीक है। चलिए, विष्णुगाड़ पीपलकोटी, लंगासू परियोजना, नंदप्रयाग परियोजना, अमृत गंगा परियोजना और लाता तपोवन परियोजना, ये चारों परियोजना किधर है? अलकनंदा नदी पर है। किस नदी पर है? अलकनंदा नदी पर है। देखो इसमें कंफ्यूजन जो होता है ना, कंफ्यूजन जो सबसे ज़्यादा होते हैं नंद प्रयाग, आप तुरंत नंद प्रयाग सुन के नंदाकिनी नदी डाल देते हैं, ठीक है, नंदाकिनी नदी पे नहीं है, तो ये किस पे है? अलकनंदा नदी पर, ठीक है। आगे देखेंगे, देवसारी इंपॉर्टेंट है। देखो देवसारी, एक देवसारी है, एक है देवल और एक है देवली, इसको ध्यान रखना, कंफ्यूजन मत होना। देवसारी बोले और देवल बोले, ये दोनों किस पे? पिंड नदी पे। मेलखत परियोजना, पडली परियोजना, बगोली डैम, केलगंगा परियोजना, खलगंगा परियोजना और बाग और गेसी परियोजना, ये सभी परियोजना किस नदी पर है? पिंड नदी पर। आगे देखेंगे, मलेरी झेलम परियोजना, झेलम तमक परियोजना, तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना और तामक लाता परियोजना, ये सभी परियोजना जो है किस नदी पर हैं? तो पश्चिमी धौलीगंगा नदी पर है। किस पे? पश्चिमी धौलीगंगा नदी पर है। आगे देखेंगे, राजवक्ती परियोजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजवक्ती परियोजना किस नदी पर है? नंदाकिनी। और देवली परियोजना भी किससे? नंदाकिनी। तो ध्यान रखना, देव के नाम से दो है, एक देवलसारी, एक देवल और देवली। देवली किस पर है? नंदाकिनी पर है। किस नदी पर है? तो नंदाकिनी। आगे देखेंगे, उर्गम परियोजना कलगंगा नदी पर, गोहना ताल विरही नदी पर और गरुड़ गंगा परियोजना पर, रिंगी परियोजना रिंगी नदी पर और कृष्णा ऋषि गंगा प्रथम, ऋषि गंगा द्वितीय परियोजना किस नदी पर है? तो ऋषि गंगा नदी की नदी पर स्थित है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट परियोजनाएं थी, तो इनके बारे में आप देख लेना एक बार, ठीक है। आगे चलते हैं, नदी के संगम पर कुछ स्थित नदी के संगम पर स्थित कुछ नगर हैं, इसके बारे में आप देख लेंगे थोड़ा। चलिए, केशवप्रयाग किस नदी के संगम पर है? अलकनंदा प्लस सरस्वती। इस सरस्वती पर एक पुल है, उसका नाम बताओ क्या नाम है? पहले बता चुका हूँ, उस पुल का नाम क्या है? भीम पुल। क्या नाम है? भीम पुल। सरस्वती नदी पर कौन सा पुल है? भीम पुल, ठीक है। बद्रीनाथ मंदिर कौन सी नदी के संगम पर है? अलकनंदा और ऋषि गंगा द्वितीय। अलकनंदा और ऋषि गंगा द्वितीय नदी के संगम पर स्थित है, ठीक। आगे देखेंगे, गोविंद घाट किस नदी के संगम पर है? अलकनंदा प्लस लक्ष्मण गंगा। आपको बताया था कि लक्ष्मण गंगा जो है उसी को क्या बोलते हैं? हेमगंगा, क्योंकि हेमकुंड से निकलती है। हेमकुंड गंधमादन पर्वत है, उस पर्वत पर एक कुंड है, इसको बोलते हैं हेमकुंड, वहाँ से निकलती है, इसका नाम है हेमगंगा, ठीक है। तो लक्ष्मण गंगा को क्या बोलते हैं? हेमगंगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, विष्णुप्रयाग किस नदी के संगम पर है? अलकनंदा व विष्णुगंगा, इसी को विष्णुगंगा बोलते हैं। अलकनंदा को ही विष्णुगंगा बोलते हैं। और दूसरी कौन सी नदी है? पश्चिमी धौलीगंगा नदी। पश्चिमी धौलीगंगा नदी के संगम पर स्थित है विष्णुप्रयाग। देखो अलकनंदा पहले बता चुका हूँ मैं, अलकनंदा कहाँ से निकलती है? सतोपंत ताल से। सतोपंत ग्लेशियर में एक ताल है, सतोपंत ताल है, जिसको क्षीर सागर भी कहते हैं, वहाँ से निकलकर ये विष्णुप्रयाग में पहुँचती है। तो वहाँ से निकलकर जब विष्णुप्रयाग तक पहुँचती है, इस अलकनंदा नदी का नाम क्या होता है? विष्णुगंगा। तो ठीक है, इसमें देख लेना। आगे देखते हैं, नंदप्रयाग किस नदी के संगम पर है? अलकनंदा प्लस नंदाकिनी। अलकनंदा प्लस नंदाकिनी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कर्णगंगा
कर्णगंगा किस नदी के संगम पर है? अलकनंदा प्लस पिंडर नदी। पिंडर नदी को क्या बोलते हैं? कर्णगंगा। पिंडर नदी को कर्णगंगा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जब पिंडर नदी आती है तो अलकनंदा में, तो इस जगह पर जो स्थान है उसका नाम है कर्णप्रयाग, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कर्णगंगा बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हेलंग, हेलंग का एक और नाम है तिरपणी। हेलंग का और क्या नाम है? तिरपणी। ये किस किस नदी के संगम पर स्थित है? अलकनंदा प्लस कल्पगंगा। अलकनंदा प्लस कल्पगंगा नदी के संगम पर स्थित है। क्या है? हेलंग या तिरपणी। चलिए आगे देखते हैं। पेनखंडा, पेनखंडा किस नदी के संगम पर है? अलकनंदा प्लस गरुड़गंगा। अलकनंदा प्लस गरुड़गंगा। आगे देखेंगे, अगले का नाम है गमसाली। गमसाली किस किस नदी के संगम पर है? पश्चिमी धौली गंगा और गणेश गंगा। पश्चिमी धौली गंगा और गणेश गंगा नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, आगे देखिए। ऋषिप्रयाग, ऋषिप्रयाग किस किस नदी के संगम पर है? पश्चिमी धौली गंगा और स्वर्ण गंगा। पश्चिमी धौली गंगा और स्वर्ण गंगा। इस स्वर्ण गंगा ही का नाम क्या है? ऋषि गंगा प्रथम। ऋषि गंगा प्रथम। ठीक है, चलिए ये कुछ प्रमुख स्थान थे जो नदी के संगम पर बनते हैं, इनके बारे में हमने देखा था। तो यहाँ तक हमारे चमोली ज़िले के जितने भी है टॉपिक थे वो सभी क्लियर हो गए। उम्मीद है कि चमोली ज़िले से कोई भी आपका पॉइंट नहीं छूटा होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, धन्यवाद।